शुरू कर लें? हो गया तुम्हारा म्यूजिक। बहुत बहुत स्वागत है गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान पंकज त्रिपाठी का। आइए, स्वागत है। मैं पानी पी लूँ, भावुक हो जाऊंगा। फ्रेंचाइजी किंग पंकज त्रिपाठी। इस वक्त 5 चल रहे हैं मेरे 1 2 3 5 मेट्रो 2, स्त्री 3, मिर्जापुर 3, क्रिमिनल जस्टिस 4, ओ माई गॉड 2, फुकरे 3। लोग ये कहते हैं कि जब मिर्जापुर या फुकरे ये सब प्लॉट बिल्ड हो रहे थे, पर आपका कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि देवर फोर्स्ड कि नहीं, इसको तो कंटिन्यू करना ही है। वो मिर्जापुर का कालीन भैया इतना बड़ा होगा मैंने नहीं सोचा था। सीजन 2 की शूटिंग चालू हुई तो मुझे उनको एक सीन दिखाना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी ही एक्टिंग दोबारा रिपीट नहीं कर पा रहा था कालीन भैया पार्ट 1 का। सर, अभी मिर्जापुर का जिक्र भी हुआ, उसकी ब्रीफिंग क्या थी और आपने कैसे तैयारी करी उस किरदार के लिए? जैसा साइनिंग अमाउंट आता है ना। स्त्री फिल्म में जो आपका रोल था, एक बार आप ऐसे उकरू बैठ के जो है चलने लग जाते हैं कि मैं खड़ा हूँ और मुझे एहसास होता है कुछ क्रॉस किया और मैं अचानक बैठ जाता हूँ। पता नहीं कहाँ मन में आया कि हम गांव में कई बार ऐसा मसला होता है, डर गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आदमी सटाक से बैठ जाता है। डक करो पहले कि क्या पता भूत उड़ के आए तो मैं। क्या ना कहना सीख गए हैं अब? पहले बहुत मुश्किल होता था, अब ना कर देता हूँ आदर सही। मैंने तो विनम्रतापूर्वक हाँ सुनी, अक्षय कुमार ने फोन किया आपको कि नहीं ओ माई गॉड 2 कर लीजिए, आपने कर ली। वो कहानी प्रभावित कर गई मुझे। वो कहानी सुना और मेरे को लगा था यार ये कहानी पे फिल्म बनेगी, क्योंकि अच्छी कहानी पे ना खराब फिल्म बनाना मुश्किल काम है। अच्छी कहानी पे खराब फिल्म नहीं बन सकती है, कोई भी बनाए। पिताजी की देह बीत गई और आपका जिक्र होता था तो बहुत प्रसन्न होते थे। इसका उत्तर बाद में देंगे। ठीक है। हाँ, आपके बहुत सारे मीम चलते हैं सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया पे कम रहते हैं, आपने देखे हैं अपने मीम? हाँ देखा हमने। आप कभी आप रियल लाइफ में बोलते हैं कोई, जैसे काम हम बताए कि हम करते हैं कुछ प्रबंध? नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ रियल लाइफ। ना कमाल है ना। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे पटना के दिनों में, तब अटल बिहारी वाजपेयी आपके लिए सबसे बड़े नेता रहे होंगे। बिल्कुल। और अब उनके जीवन पर इतनी प्रामाणिक फिल्म बन रही है और उसमें आप लीड रोल कर रहे हैं। ये संयोग है, ये जीवन की स्क्रिप्ट है, ये हमें मालूम नहीं होता है। कैसे शुरू हुआ वो नेतागिरी का दौर? हम अनगाइडेड रॉकेट थे। हाँ। जिधर मन उधर निकल गए। छुटपर में राजनीति में थे, भविष्य में कोई ऐसा विचार? कुछ आगे क्या करूंगा मुझे भी नहीं मालूम है। हाँ, रुचि बहुत है। रुचि तो बिहारी में आप में भी है। इतना बढ़िया करते हो नेता नगरी और क्या क्या राजनीति पे। जब हम कुछ सोचते हैं कि कुछ बनना है, तब सबसे पहले क्या बनने का सोचा था? सोचा ही नहीं था क्या बनना है। तैरना सीखने का सोचा था, नदी में सीख लिए। और धावक बनना चाहते थे तो मैं स्प्रिंटर था, दौड़ता था बहुत तेज। बहुत बढ़िया। एक अभिनेता में 2 ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आंगिक की ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में हो रही थी, बातचीत की राजनीति में हो चुकी। सात्विक की जरूरत है, जो सात्विक 35 प्लस होने के बाद ही एक्टर के जीवन में आता है। आप लोग समझते हैं सात्विक अभिनय? नहीं समझते हैं? ठीक है, सर्च करना गूगल पे। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। गांव का सबसे मजबूत तख्त खोजा जा रहा है, क्योंकि प्रसंग परशुराम लक्ष्मण संवाद का है और परशुराम का पौरुष इससे नजर आएगा कि वो कितने द्रुत और वजनी कदमताल के साथ उस तख्त पर चलते हैं और अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। बचा कुचा काम तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस की चौपाइयाँ करेंगी और एक मुस्कुराता लक्ष्मण है जो बार बार उन्हें कुपित करने का जतन करेगा। गांव बदलते हैं, पिन कोड बदलता है, प्रसंग बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, लेकिन नाटकों की ये परंपरा मील दर मील प्रफुल्लित होकर प्रकट होती रहती है। पर आज हम नाटक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बात शुरू हुई
तो एक गांव याद आ गया जिसमें वो सारे अनिवार्य गुण हैं जो हमने पाठ्य पुस्तकों में पढ़े थे। गांव है, घर है, घर की देहरी पर खटिया पर बैठे बुजुर्ग हैं या कि उनकी स्मृति है, और है एक नदी जो घर के पीछे से बहती है। पर एक नदी है जो हमारे भीतर बहती है, और उस नदी को जितना निरखो उतना दृश्य बदलते जाते हैं। एक नदी है जिसके किनारे सीढ़ी है, बगल में एक बुजुर्ग एक्टर बैठा है, फिल्म का नाम धर्म है, शूट चल रहा है और चल रही है एक हिदायत। देखो हम कहाँ बैठे हैं, सीढ़ियों में बीच पर। कोई नीचे उतर रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, क्रम बदलता जाएगा, गति, आरोह अवरोह सब बदलते जाएंगे। हमें इसी तरह मध्य भाव से बीच में बैठे रहना है। पर खेल नाटक का या फिल्मों का यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। पंडित जी थे, एक टॉकीज़ का उद्घाटन था और दक्षिणा में यही प्रतिदान मिला था कि जब चाहें आप या आपका परिवार आकर सिनेमा देख सकता है। पर सिनेमा देखने से पेट कहाँ भरता है? पेट भरने के लिए तो आपको सीखना होगा कि मिर्ज़ापुर के नासिर उस्ताद जैसा चाहते हैं, ब्रेड का वैसा बेस बन पाएगा या नहीं। जो बन गया तो चचा की कही बात सही हो जाएगी और लड़का जापान में जाके खाना बनाएगा। बृहस्पतिवार की कथा याद रखनी चाहिए, देश चोरी परदेश भी बराबर है, तो वहां पर ये सब चल जाएगा। पर चलता नहीं है क्योंकि चस्का लग गया है, चरखा चल गया है राजनीति का। तो क्या हुआ जो इसके चक्कर में जेल भी जाना पड़े। पर फिर एक दिन ये ध्रुव सत्य गालिब होता है कि चमचई ही करनी है बड़े नेताओं की, तो कैसे बदलेगा समाज। और तब समाज बदलने या अपने हालात बदलने की नीयत से गांधी मैदान का कोना पकड़कर कभी रेणु तो कभी परसाई का पाठ शुरू होता है। और फिर एक रोज देखते हैं मंच पर एक औरत को नाम प्रणीता, और लगता है कि कोई जादू है जो घट रहा है पर्दे के गिरने और उठने के बीच में। विद्वानों ने बताया इसको अभिनय कहते हैं। और फिर पता चला कि अभिनय सिखाने का एक ऐसा विद्यालय भी है जहां पैसे देने नहीं होते, पैसे मिलते हैं। धन मित्रों एक बड़ी वजह होता है हमारे कई चुनावों की, पर एक चुनाव है जहां पर धन जितना विवश रहे उतना ही अच्छा है। दृश्य बदले, मंजर बदले, क्रेडिट में आने वाले नामों का सिलसिला बदला। जो नाम कभी अन्य में आते थे, जो नाम कभी यूं ही आते थे क्योंकि कोई भटकता हुआ इमारत के बाहर गार्ड से पूछ रहा है, सुनो वे यहाँ कोई एक्टर रहता है क्या, और आपको नींद से उठा के जगा दिया जाए और आपके हिस्से पहला मीम आ जाए, तो क्या हुआ जो तब शब्दकोश में मीम नाम का शब्द इंदिराजी नहीं पाया था। सिलसिला चलता है, मुंबई पहुंचते हैं, फाका कशी की नौबत आती है। लेकिन एक हिरनी है जीवन में कुलांचे भरती है और हृदय को अपने हिस्से का स्पंदन मिलता रहता है। और आज की तारीख में क्या नासिर उस्ताद, क्या भारतीय रंगमंच के तमाम उस्ताद, सबको बड़ा फक्र होता है कि हमारा एक चेला है जिसके नाम की ऐसी तूती है कि विदेशी भी फिल्म बनाते हैं और उसमें उसका 1, 2 या 3 दृश्य भी रखते हैं, तब भी इस महादेश में फिल्म को रिलीज करते समय पोस्टर पर सबसे ऊपर उसका नाम होता है। और वो सारे बुखार दुरुस्त हो जाते हैं जिनमें तपते हुए कभी जहाज़ पकड़कर जयपुर से तो कभी कहीं और से हम ऑडिशन देने गए थे। कभी बड़े नामों के लोभ में छोटे रोल कर लिए थे। नाम बड़ा हो गया है लेकिन जेब में अब भी एक डिबिया है, चांदी सी चमक वाली डिबिया है। खोलो तो भीतर से केसर की खुशबू आती है, एक शब्द टिमटिमाता है, शब्द जो अभिनय के शुरुआती दिनों में कृष्ण को पढ़ते हुए सीखा था, शब्द जिसका नाम है स्थिर प्रज्ञ। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। शब्दों का चुनाव आजकल और सतर्कता से करना होता है। सोशल मीडिया पर कम सक्रिय लेकिन बेहद सोशल, अपनों के बीच भैया के नाम से विख्यात, और जो सिनेमा के जरिए अपने बने हैं उनके बीच कालीन भैया के नाम से विख्यात, जिनके जीवन पर गुलाबी सुरमई आभा तब आती है जब आप जिक्र कर दें कि ज़िंदगी तो उस वक्त गुलजार थी जब विद्यालय था, रात के 8 बजते थे और कलकत्ता को एक फ़ोन लगता था।
बहुत बहुत स्वागत है गेस्ट इन द न्यूज रूम में। आज के हमारे मेहमान हिंदुस्तान के बहुत चहेते, बहुत कमाल, बहुत स्थिर प्रज्ञ एक्टर, अपनों के बहुत अपने, बहुत आत्मीय पंकज त्रिपाठी का। बात शुरू होने दीजिए। ओह, मतलब कितना अद्भुत बोले हो यार। ये मेरे को लग रहा था कोई आधुनिक हिंदी के किसी बहुत ही अद्भुत कथाकार की कहानी चल रही हो। मैंने जानना चाहता हूं, मैं जेन्युइनली, मैं अपने इसके लिए कि ये सारी लाइनें आप इसी वक्त बना रहे थे? हाँ, मतलब क्रम उनका, ये तो कमाल है यार। फिर छोड़ दो ये पेशा, आप अभिनय में आओ। एक स्क्रिप्ट जो दिमाग में हो जी, कि एक व्यक्ति का इंट्रो देना है और उसको इतना, मैं कई बार मुझे रोना आया सुनते हुए। और मुझे कभी लग रहा था उदय प्रकाश की कोई कहानी चल रही है क्या, हीरालाल का भूत जैसा, या कुछ और। कभी नागार्जुन सुनाई दे रहे थे। खैर, तो बहुत बढ़िया बोले यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं पानी पी लूँ, मैं भावुक हो जाऊंगा। ओह, अब इतने अच्छे इंट्रो के बाद कार्यक्रम खत्म करते हैं। हाँ, अब इसके आगे क्या, कौन सी बात होगी? क्यों? आपने भावुकता कहा तो पहले वही बात कह लेते हैं। पिताजी की देह बीत गई और आपका जिक्र होता था तो बहुत प्रसन्न होते थे। मुझे ध्यान है, मैं जब घर गया था तो वो चुनाव विभाग के कुछ लोग आए थे कि बेटा चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर है, बुजुर्गों के वोट की व्यवस्था है और वो ठीक से नहीं हुई थी। क्या कहते थे? आपकी इतनी कामयाबियां, आपसे जुड़े जितने लोग हैं, हम सब लोग बहुत बहुत खुशी महसूस करते हैं आपको देखकर, पर पिताओं को अक्सर अपनी खुशी जताना नहीं आता है। वो कैसे प्रकट करते थे? पहले ही सवाल में, खैर, इसका उत्तर बाद में देंगे। ठीक है। हाँ, एक मूल भाव होता है ना व्यक्ति का, तो कुछ नहीं, खुश होते थे बहुत। और मेरा मूल भाव करुणा वाला है, तो वो वही अस्थाई भाव है, करुणा वाला, संवेदना वाला, दया वाला। तो मैं अक्सर भावुक हो जाता हूँ। और घटना बिल्कुल अभी की है।
खैर, हम बाद में इस पर बात करेंगे, अभी कुछ और पे करते हैं। मुझे इसलिए भी ध्यान आ गया क्योंकि हम 16 अक्टूबर 2023 को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को आपको एक बार फिर से नेशनल अवार्ड मिल रहा है। ये हम सब के लिए जो अपने अपने गाँव से निकले हैं खूब सारी भूख और हौसले लेकर, तो आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं है, हम सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये अवार्ड डिक्लेयर हुए थे तब आप गांव में थे। हाँ हाँ, गांव में ही था। पिताजी का देहांत हुआ था एक दो हाँ, दिन पहले, 4 दिन हुए थे। 4 दिन पहले वही था। उनको उसी पे बड़ी खुशी होती थी। जब पिछली बार मिला था न्यूटन के लिए, तो कोई लोकल, मुझे मेरे ख्याल से लोकल पत्रकार वगैरह आए थे, तो उनसे बोल रहे थे, तो वीडियो बना के मुझे भेजा था किसी ने। तो उनको हमेशा अच्छा लगता था कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलेगा। तो वो वीडियो पे आपके घर का नाम तो नहीं बोल देते थे? नहीं नहीं, वो तो बाद के दिनों में मुझे पंकज जी बोलते थे। अच्छा, हाँ, मेरे नाम में जी लगाते थे, पता नहीं क्यों। आपने टोका नहीं कभी बाबूजी को? नहीं, मैंने नहीं टोका। हाँ, तो बिल्कुल आखिर के दिनों में तो वो प्रसन्न होते थे। मैं भी, इनफैक्ट मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, सम्मान मिला है अलग अलग, लेकिन मुझे भी जब नेशनल अवार्ड मिलता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि ये प्रायोजित नहीं है किसी कंपनी के द्वारा, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो कि चलिए, हर साल कोई ना कोई मेरी फिल्म होती है नेशनल फिल्म अवार्ड में, और पता चलता है, कोई ना कहीं से फीडबैक मिलता है कि तुम बहुत रेस में हो। बोलता मैं किसी रेस में नहीं हूँ मैं रेस के बाहर हूँ। तो इस बार मिला तो खुशी हुई, अच्छा लगा। बहुत शांत व्यक्ति हो गया हूँ। पहले ना, पता नहीं क्यों इन दिनों, कुछ दिनों से हुआ है कि मुझे बोलने से ज़्यादा मौन रहना अच्छा लगता है। इन दिनों हुआ है। पहले मैं उत्तर से भरा हुआ व्यक्ति था, मुझे प्रश्न चाहिए थे। आप प्रश्न दो, मैं उत्तर बहुत है मेरे पास, मैं हर चीज़ पर राय रखता था। अब मेरी जेन्युइनली ऐसा हुआ है कि मेरे भीतर अब राय नहीं बनती है किसी चीज़ को लेके। मैं बोलने से ज़्यादा चुप रहना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है। ओ कीबोर्ड वाले भाई, तुम भी चुप हो जाओ थोड़ी देर। अभिनय के उस स्तर पे वैचारिक रूप से चल रहा हूँ ना, जहाँ सात्विकता की बहुत आवश्यकता है। 2 ऐसी फिल्में ख़त्म किया हूँ पिछले दिनों, जिनका प्रभाव बहुत हुआ है मेरे ऊपर, उन कहानियों का। एक अटल जी और एक कड़क सिंह। और शायद हमारी मनोदशा, मनोभाव, जब कोई कहानी करते हैं, तो मेरे साथ तो होता है, तो मैं उस कहानी के साथ कुछ दिन तक उस भाव में, उस में रहता हूँ। तो आई थिंक इस वजह से है। इसीलिए मैंने आते आपसे निवेदन किया कि छोटा ही बातचीत करें तो बेहतर है। मुझे लगा मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं तो आजकल चुप ही रहना पसंद करता हूँ, कितना उत्तर दूंगा। अटल बिहारी पर फिर वाजपेयी भी चूंकि ये बातचीत का फॉर्मेट है, तो हम ट्राई करेंगे जी। जितना हो सके उत्तर दें। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पे जो फिल्म बन रही है, उसको मेरे ख्याल से वो मराठी डायरेक्टर हैं। हाँ, रवि जाधव जी हैं। रवि जाधव, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। वो विजुअल आर्ट्स के हैं, वो जे आर्ट स्कूल के। तो उनका विजुअल सेंस और बहुत ही स्टनिंग शूट की है फिल्म। मैं देख के आया हूँ पिछले दिनों पहला एडिट। तो वो मेरी कहानी है। मैं मतलब उस फिल्म से जुड़ा हूँ डे 1 से। राइट, देख के मैं 2-3 जगह रोया। अपनी ही फिल्म, अपनी ही एक्टिंग, जिस हर सीन को जानता हूँ। हमें मालूम है कितनी परेशानियों में और किस टेम्परेचर में, गर्मी में हम शूट कर रहे थे फिल्म, बावजूद उसके मुझे देख के रोना आया। कहाँ पे शूट कर रहे थे? ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, इन्हीं शहरों में हुई है। तो कुछ लोकेशन चीट भी हुआ है, जैसे फिल्मों में होते हैं, कहानी कहीं और की शूट, वो शहर कहीं और दिखा लेते हैं।
बट मोस्टली अटल जी के जो मुख्य मुख्य पड़ाव हैं जीवन के उन शहरों में गए थे हम लोग। कितना कमाल है ना, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे पटना के दिनों में, तब अटल बिहारी वाजपेयी आपके लिए सबसे बड़े नेता रहे होंगे, बिल्कुल। हैं 80-90 का दशक, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष, और अब उनके जीवन पर इतनी प्रामाणिक फिल्म बन रही है और उसमें आप लीड रोल कर रहे हैं। ये संयोग है, सुखद संयोग है। मतलब मैं अभी तक 2 ही रैली में सुनने गया हूँ, दोनों अटल जी की रैली थी पटना में। कब की बात है? मेरे ख्याल से 98-99 की ही बात होगी, या उसके 96 भी हो सकता है, उसमें 96 से 99 के बीच का। वो अब की बारी अटल बिहारी वाला नारा। हाँ हाँ, तो ये संयोग है, ये जीवन की स्क्रिप्ट है कि हमें मालूम नहीं होता है। उस दिन गांधी मैदान में मेरे ख्याल से 3-4 लाख लोग होंगे, या 3 लाख तो होंगे ही। पटना में रैलियों में 2-3 लाख लोग आम बात है, गांधी मैदान बड़ा मैदान है। उस क्राउड में, उस 2.5-3 लाख के बीच में एक 21 साल का युवा खड़ा है। कहाँ सोचे थे कि हम सिनेमा में जाएंगे, ये भी नहीं सोचा था कि एक्टर बनेंगे, भी नहीं मालूम था कि एक्टर बनेंगे। जब हम कुछ सोचते हैं कि कुछ बनना है, तब सबसे पहले क्या बनने का सोचा था? मैं हाँ, सोचा ही नहीं था क्या बनना है, कुछ सोचा नहीं था कि हम कहाँ पैदा हुए, बढ़ रहे थे, जीवन आगे चल रही थी। तैरना सीखने का सोचा था, नदी में सीख लिए। दौड़ना सोचा था, बेलसेंड में जो पीछे वाली नदी जो है घर के, तो आप तो गए हो सौरभ मेरे गांव, तो उसमें तैरना सीख लिया। धावक बनना चाहते थे, तो मैं स्प्रिंटर था, दौड़ता था बहुत तेज। बहुत बढ़िया। तो बाकी जीवन में क्या बनना है ये मालूम नहीं था। तैरना, दौड़ना, हाइट कूदना सीखना चाहते थे, और वो गांव में सीख रहे थे। आगे चल के छात्र राजनीति में आए तो थोड़ी सी बोलने की प्रैक्टिस हो गई। 10, 20, 50, 100 समूह को संबोधित करना है, छात्रों को सदस्य बनाने के लिए, तो उसमें बोलने की प्रैक्टिस होने लगी। क्या भाषण देते थे? कुछ ऐसे कविताएं याद भी की होंगी तब तो। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता एक तो स्लोगन था, और उस समय, हाँ उस समय याद ऑफ कोर्स किए, ओज से भरी कुछ कविताएं। कुछ तो, पर कहीं ना कहीं वो ईश्वर हम मेरी ट्रेनिंग कर रहे थे। एक अभिनेता में 2 ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाचिक अभिनय और आंगिक अभिनय। आंगिक की ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में हो रही थी, वाचिक की राजनीति में हो चुकी। सात्विक की जरूरत है, जो सात्विक 35+ होने के बाद ही एक्टर के जीवन में आता है। तो अब मैं सात्विक अभिनय के फेज में चल रहा हूँ इस समय। आप लोग समझते हैं सात्विक अभिनय? नहीं समझते हैं? ओह ठीक है, सर्च करना गूगल पे। थोड़ा तो बता दीजिए। सात्विक अभिनय, मैं अपनी परिभाषा बता रहा हूँ, नाट्यशास्त्र की नहीं, वो भी है सिमिलर ही। वाचिक अभिनय जिसमें अभिनेता बोलता है, जो सौरभ ने शुरुआत में बोला, हम सब प्रभावित हो गए, वो वाचिक अभिनय का बेहतरीन उदाहरण था कि एक स्क्रिप्ट जो आपके दिमाग में है, उसकी लय, तारतम्यता, उसमें उतार चढ़ाव, शब्दों का चयन, कि वो वाचिक है जो हम बोलते हैं। आंगिक जिसमें हमारे जेस्चर, पोस्चर आते हैं, शारीरिक हाव भाव, बैठने का, उठने का, हाथ का। आहार्य जो हम धारण करते हैं, चौथा है नाट्यशास्त्र का पार्ट। आहार्य वो वस्त्र, अगर पीरियड ड्रामा है तो वैसा आहार्य होगा, कंटेम्प्रेरी है तो कुछ और हो गया। और चौथा पार्ट आता है सात्विक। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक जो दिखता नहीं है, महसूस होता है सिर्फ। मुझे सौरभ की बातों से जो मेरे अंदर जो भावना पड़ रही थी, वो सात्विकता का प्रभाव था। मैं महसूस कर रहा था उन शब्दों को। आप कई बार किसी एक्टर को देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कारण नहीं बता पाएंगे क्या अच्छा लगा। हो सकता है उसकी सात्विकता काम आए। कई बार बैकग्राउंड स्कोर भी काम आ जाता है कि इमोशनल सा बैकग्राउंड स्कोर बजा है, आपको रोना आ गया, वो एक्टर की परफॉर्मेंस से ज़्यादा बैकग्राउंड स्कोर ने काम किया। तो कभी भी परफॉर्मेंस को जज करना हो ना, तो ऑडियो म्यूट करना और फिर देखना, तो अब पकड़ में आ जाएगा सात्विक अभिनय कैसा है। खैर, आप ये बता रहे थे, मुझे वो मसान का खीर वाला प्रसंग याद आ रहा था। हाँ, काशी रेलवे स्टेशन पे किए थे वो। बहुत बढ़िया, वो डायरेक्टर भी बहुत बढ़िया है, नीरज, अविनाश वरुण, DOP, टीम बहुत अच्छी थी। और मैंने खुद ही वो रोल सेलेक्ट किया था कि मैं यही कर लूँगा,
छोटा सा पार्ट था, मुझे बहुत पसंद था। इनफैक्ट उसमें एक सीन था जो डिलीट हो गया फिल्म में, तो मैं दुखी भी हुआ था। क्या सीन था? साध्या जी का अंत था कि अंत में ना साध्या जी वो ट्रेन में जा रहे हैं और देवी फ़ोन करती है कि मैं आ गई हूँ इलाहाबाद, आपके कहने पे कि जो मन में हो कर देना चाहिए, मैं जा रही हूँ। तो ये बोल, आप कहाँ? बोलते मैं तो ट्रेन में बैठा हूँ। बोला कहाँ? बोला मैं तो भारत भ्रमण पर निकला हूँ। तो कहाँ जाएंगे? बोला पता नहीं, जहाँ पहली स्टेशन पे अच्छी चाय मिल जाएगी वहीं उतर जाऊँगा, पहला पड़ाव वहीं होगा। तो वो साध्या जी अंत में ट्रेन में एक सफ़र पे हैं, कहाँ जा रहे हैं बोल रहे मुझे भी नहीं मालूम कहाँ जा रहा हूँ। तो वो सीन आई थिंक फिल्म में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो यही है। कभी आपका जी करता है ऐसे ही निकल जाएं? बहुत बहुत जी करता है कि ऐसे ही निकल जाएं, और शहरों से ज़्यादा मुझे छोटे जगह जहाँ कम लोग हों वो ज़्यादा प्रभावित करती हैं। बहुत मन करता है कि मैं रात को एक ऐसी जगह रहूं जहाँ पे बहुत सारे तारे हों, बिजली बल्ब ना हो, रोशनी आसपास कम हो। मेरी बेटी अभी ट्रैकिंग करके आई है, जो अपने अनुभव बता रही थी, तो मेरा मन कर रहा है कि अब मैं कहीं 3-4 दिन का पहाड़ पे ट्रैक करने जाऊं। कहाँ ट्रैक करने गई थी? स्कूल की तरफ से? हाँ, स्कूल की तरफ से कहीं उत्तराखंड में। एक तो उसका नाम क्या है स्कूल का? मेरा घर का नाम निकलता है मेरे मुंह से उसके लिए, तो वो खफा होगी कि आप वीडियो में मुझे पुच्चू बोल रहे हैं। आशी। आशी। हाँ तो आशी जी कहाँ गई थी? पंकज जी बोलते हैं हाँ, आपको बाबूजी, तो आशी नहीं, जी वो कहीं गई थी ट्रैक करने पहाड़ों में उत्तराखंड में। तो मुझे जब उसने किस्से बताए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली कि हम लोग करते हैं, मैं तुम और मम्मी चलते हैं। मतलब बिल्कुल करना है। तो मेरा बहुत मन होता है ऐसे ट्रेन में बैठ के निकल जाए जहाँ कोई ना पहचाने। और मैं पहले नोन होना चाहता था कि लोग जाने, मैं फिर से एक दिन अनोन होना चाहता हूँ। फिर आध्यात्मिक बात कर दी। कोई बात नहीं। हाँ मैं इसलिए ये देखिए, हम जाएंगे उस परंपरागत ट्रैक पे हाँ कि मिर्जापुर का सीजन 3 कब आएगा, हाँ, वगैरह नहीं अच्छा है। वगैरह, हाँ, वो कोई सब किसी करेंगे। फिल्म को किसी को प्रमोट करने आए तो है नहीं, हाँ, तो कोई पर मैं पर्पस ये नहीं है जानना लाइफ चाह का। रहा हूँ कि ये बड़ा पुनर्मूश भाव जैसा है कि जब हम अननोन थे तब हम चाहते थे नोन हो, काम मिले, खूब काम मिले, है ना। और फिर मुझे ध्यान है, मेरी आपकी एक बातचीत हो रही थी कोविड के दूसरे फेज के बाद, और आप काम से बेतरह लदे हुए थे। अरे बहुत बुरा हाल था। अभी तक वैसा ही चल रहा है जीवन में, बट अगले साल से नहीं ठीक हो जाएगा। मैंने अभी कम कर लिया काम करना। ना कहना सीख मैं गए। इतना धीरे बोल रहा हूँ ना, आप लोग सुन नहीं पा रहे हो ना। आपने इनके भीतर का सात्विक दर्शक जगा दिया है। अच्छा चलो ठीक है। म्यूट करके भी सुन लेंगे। हाँ क्या ना कहना सीख गए हैं अब? हाँ, ना कहना सीख गया हूँ। विनम्रतापूर्वक ना कहता हूँ अब। पहले बहुत मुश्किल होता था, अब ना कर देता हूँ आदर सहित। मैंने तो विनम्रतापूर्वक हाँ सुनी। अक्षय कुमार ने फोन किया आपको कि नहीं, ओ माय गॉड 2 कर लीजिए, आपने कर नहीं, वो कहानी प्रभावित कर गई मुझे। वो कहानी सुना और मेरे को लगा था यार ये कहानी पे फिल्म बनेगी। कल ही एक डीओपी का फ़ोन आया था, उन्होंने फिल्म देखी है, तो बोले यार तुमको पहली बार सोच के कहानी सुन के नहीं लगा कि यार ये ऐसी कहानी करनी चाहिए? मैं बोला नहीं, मुझे लगा बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं 7 दिन में मैंने एक फिल्म हिला दी, डेट्स इधर से उधर घुमा के, और 50 दिन OMG के लिए निकाल लिया, क्योंकि मुझे लगा नहीं वो डायरेक्टर बड़ी जरूरी फिल्म है वो। बहुत और आप तो important खुद फिल्म एक है। टीनेजर बिटिया के पिता हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो वो हूँ ना, जो आपने जो परिचय में गांव और का जो जर्नी बताई, तो मैं तो उस भारत के उस हिस्से से आता हूँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मेरी जर्नी सिर्फ अभिनेता बनने की यात्रा नहीं है, एक दुनिया को जानने समझने, खुद को एक्सप्लोर करने की भी यात्रा है। अब मैं गांव जाता हूँ, अपने क्लासमेट को मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये क्या अंतर हो गया मेरे और इसके सोचने के तरीके में। वैचारिक रूप से वो वही हैं, तो मुझे लगता है कि यार उनमें, मैं कल ही सोच रहा था रात को कि अभिनेता बनने के लिए कोई बहुत कुछ स्किल की ज़रूरत होती है। कोई डांसिंग का स्किल जानता है, किसी को एक्शन का, स्टंट एक्शन का स्किल आता है। मैं सिर्फ पढ़ के अभिनेता बना हूँ, पढ़ के, किताबें पढ़ के और उन किताबों का प्रैक्टिकल अभ्यास करके।
जो टीचर ने पढ़ाया है। तो मेरे अभिनेता बनने में पढ़ाई का योगदान है बहुत। मैं क्या थोड़ा उदाहरण से अगर बता सकें ये बात। गुरु गांव से आए मुझे थे। वो अंधा कुआं याद आ गया। हाँ, अंधा कुआं, प्रणीता जी का आपने नाम लिया, जी नासिर उस्ताद का नाम लिया। कई लोग नहीं जानते होंगे, प्रणीता जायसवाल वो पहली एक्ट्रेस है जिनको देख के मैं प्रभावित हुआ था और कि अरे अभिनय ऐसा होता है, मुझे रोना आ गया था। हाँ, मैं वैसे रोने में बहुत माहिर आदमी हूँ, कभी भी कहीं भी रो सकता हूँ और रोना चाहिए हर किसी को, इसमें कोई ये अच्छी बात है, करुणा और दया बची रहती है। और नासिर उस्ताद हमारे बेकरी के शेफ़ थे, मिर्ज़ापुर के थे, जो मुझे केक बनाना सिखाते थे। आगे चल के मैं मिर्ज़ापुर नामक एक सीरीज भी किया, तो इस महज संयोग है। तो किताबों की बात चल रही थी। हाँ, किताबें पढ़ के, मतलब हम गांव से आए थे तो कहाँ मालूम था अभिनय सीखने की चीज़ है। मैं बेसिकली लोक कलाकार हूँ, जिसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके थोड़ी ट्रेनिंग कर ली। तो वो यात्रा है कि हम आए पटना में। लकीली पढ़ाई का बड़ा माहौल था, तो बोलते थे पढ़ो। एक गांव का लड़का जो लोक कलाकार, लगभग लोक कलाकार जैसा, जो नाच देखता था, बैंड बाजा, बारात में शादियां हम देखने जाते थे, नाच देखने जाते थे। तो हमारी तब टीवी नहीं था हमारे बचपन में। 93, 95 या 97 में पहली बार टीवी देखा मैं, टीवी का सेट। अच्छा, तो हमारे पटना में? पटना में, हाँ। तो हमारे लिए नाच या कोई राम विवाह, शिव विवाह जैसे कार्यक्रम ही हमारे ये थे, या कोई फोक आर्ट जो बिहार के हमारे इलाकों में होता है। कौन से गाने चलते थे तब वहाँ नाच में? मुझे याद नहीं है, 25-30 साल हो गए। बहुत चलते थे भोजपुरी के बहुत सारे गाने अच्छे। उस समय ऐसा थोड़े पारंपरिक गाने ज़्यादा चलते थे, ट्रेडिशनल गाने। राम का सेहरा बजता था, जो चंदन गाई है इन दिनों, मैं सुन रहा था। हाँ, रसूल मियाँ ने लिखा है राम का सेहरा। बहुत सुंदर वो गाने। ज़रूरी था, दूल्हे के सेहरा में वही गाना बजता था। अच्छा। चमकता जगमगाता है अनोखे राम का सेहरा। गोपालगंज के एक नाच पार्टी के ही लीडर थे रसूल मियाँ, उन्होंने वो लिखा था। तो वो ज़रूर सुनते थे हम लोग, बहुत मज़ा आता था सेहरा सुनने में। अभी भी मैं सुनता हूँ यूट्यूब पे, कभी वो चंदन ने और लोग भी गाए हैं, तो मैं अचानक से स्मृतियों में चला जाता हूँ बचपन में। तो उस लड़के को आगे आके पता चला कि भाई अभिनय पे किताबें होती हैं। आपको स्टेनिस्लवस्की का मेथड पढ़ना है, रियलिज्म पढ़ना है, क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ना है, संस्कृत नाटक पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ना है। मोहन राकेश कुछ लिख के गए हैं, वो भी पढ़िए, वो भी सीखिए। तो अब मेरे को बिगनिंग में एनएसडी की ट्रेनिंग में मुझे लगता था कि यार मैं तो ना पढ़ाई से भाग के आया था एक्टिंग सीखने, लोग फिर बोल रहे हैं पढ़ो, ये क्या। तो अब समझ में आता है कि नहीं, उनका अभी मैं इसीलिए आज भी, भले मैं मॉडर्न एक्टर हूँ, लेकिन बीच में मेरा इम्पल्स चला गया था। एक्टर को इम्पल्सिव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो उसके इम्पल्स को ख़त्म करती है, कम थोड़ा करती इसको है। उदाहरण समझा सकें, कई दर्शकों के लिए मुश्किल होगा समझना। इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव होना कैसे समझाऊं? कोई इम्पल्सिव character होना कि मैंने छुआ और ये गर्म है, ये चीज गर्म थी, तो ये मेरा इम्पल्स था। जो भी घटित हुआ उस पर त्वरित जो आपकी प्रतिक्रिया होगी और जेन्युइन होगी, नैसर्गिक, वो पहले से सीजन ना हो। समाज सिनेमा से सीखता है या कि सिनेमा समाज से सीखता है, बड़ा मुश्किल है, अभी घालमेल हो गया है। कई फिल्मी बिहेवियर वाले किरदार आपको सोसाइटी में दिख जाएंगे, तो सिनेमा से लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो जो नैसर्गिक हो, जिसमें कोई कंडीशनिंग ना हो, तो वो है इम्पल्स। वो लोक कलाओं में बहुत है, वो जंगल का फूल है। और वो क्लासिकल आर्ट में कम है, क्योंकि व्याकरण बहुत है, ग्रामर बहुत है वहाँ पे। खैर, मैं ऐसी आलतू फालतू की बातें करता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, अंततः तो किसी भी चीज़ का मतलब नहीं और हर चीज़ का बहुत मतलब है। हाँ, अंततः किसी चीज़ का मतलब नहीं। नहीं, और हर चीज़ का मतलब भी है। यस, ऑफ कोर्स, है ही, है ही। ऐसे अविश्वास सा कभी आता है कि यार कहाँ से शुरू किया था, जब मठ के उस बड़े से घर में विचरते हैं?
हाँ, आता है, अविश्वास सा आता तो है। मैंने नहीं सोचा था मेरी यात्रा, मैं तो कुछ नहीं सोचा था यात्रा कहाँ तक जाएगी। मैं सिर्फ यात्रा कर रहा था और ईमानदारी पूर्वक कर रहा था। आज भी करता हूँ। आज भी मुझे कोई सीन करना होता है, मुझे 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, कल एक्टिंग करनी है तो। आज मैं थोड़ा आउट सिंक हूँ क्योंकि मैं कल रात सोया नहीं हूँ। मैं फ्लाइट में था, फ्लाइट में नींद आती भैया नहीं यूरोप है। घूम के आए। हाँ, तो मुझे नींद बहुत आवश्यक है। क्या था सवाल? मैं भूलता भी आप हूँ। अपनी यात्रा बता रहे थे पूरी, कि गांव से शुरू हाँ, किया, विश्वास लगता है कि आप पलट कर देख बिल्कुल, लिया। बिल्कुल लगता है विश्वास सा कि अरे यार अच्छा, ये तो मतलब बहुत बढ़िया है, कमाल हो गया। फिर लगता है नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि अगर ईमानदारी से और क्राफ्ट के प्रति ट्रू रहोगे, लगे रहोगे ना, तो आपको, अब समझो ना कि इतनी हिंदी सिनेमा पे आरोप लगती है। मैं हिंदी सिनेमा का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, सफाई नहीं दे रहा हूँ। बावजूद उसके एक मेरे जैसा साधारण पृष्ठभूमि का लड़का, गांव खेड़े से आया हुआ, और वो कर रहा है काम। अभी बैक टू बैक 2 हिट का हिस्सा रहा है, OMG 2 और फुकरे, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चर्चाएं बहुत होती हैं सिनेमा में। अगर उस लिहाज से भी देखें तो मैं तो अच्छी और ख़राब फिल्में मानता हूं, बट वो दोनों सफल फिल्में रही हैं। और मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे थे, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे सामने ही, कि यार बताओ पंकज यार, तुम मतलब सेलेबल चेहरा हो। मैं बोला अच्छा, मैं सेलेबल हूँ? मुझे तो अनुमान नहीं, मैं तो सिर्फ एक्टिंग करता हूँ। नहीं, पर देखिए, देखते देखते ये अंकगणित तो बदला तो है। बदला फुकरे है। की पहली फिल्म, उसमें एक बिल्कुल साइड में कि गेट पे बैठे हैं, थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ ये वो, और इस फ्रेंचाइजी तक आते आते वो सबसे बड़ा चेहरा। फुकरे 2 का किस्सा है। उसमें पोस्टर पे एक बाघ का फोटो था, 5 एक्टर और छोटा सा बाघ। कब मैं बोला यार ये VFX का बाघ है, इसको थोड़ी कैरियर बनाना है, मुझे डाल दिए होते इस बाघ की जगह पे। पर ठीक है, वो यात्रा है, उससे कोई बात नहीं है। समय, असल खेल समय करता है, आदमी कुछ नहीं करता है। सब समय का खेल है, बाजार है। हमें तय करना है कि हमें क्या बेचना है और कितना बेचना है, और क्या खरीदना है और कितना खरीदना है, और कैसा खरीदना है। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि पंकज त्रिपाठी का संतोष उनकी सफलता से उपजा है, क्योंकि आसान तो नहीं रहा होगा कि किसी को कह दिया कि हम लक्ष्य फिल्म में हैं और फाइनल कट में वो सीन ही नहीं था। किसी को नहीं, अखबार में छप गई थी तो मुझे उस बात का मलाल हुआ। बाकी तो मैं को नहीं कि भाई अखबार जो पढ़ेगा बोलेगा झूठ। मुझे असत्य से, मेरा काम झूठ का है, सिनेमा झूठ है। हम एक कहानी लिखते हैं और झूठ मूठ का क्रिएट करते हैं। पर मैं जीवन में झूठ से बहुत परहेज करता हूँ। हास्य के लिए मैं भले कर लूँ, मस्ती मजाक के लिए, किसी को प्रैंक करने के लिए थोड़ा बड़ा झूठ बोल लूँ, पर ऐसा लगता है लोग क्या समझेंगे यार कि अखबार में आ गया बिहार का लाल दिखेगा, और बिहार का लाल तो पिक्चर में ही नहीं है। तो खैर, तो नहीं, ये मेरा संतोष, मैं पहले का बचपन से संतोषी व्यक्ति हूँ। तो मुझे ये अभी पता चला है कि मैं बचपन से ही संतोषी था, बचपन में नहीं पता था। तो मैं ठीक है, जो है जितना है उतने में सुखी है। कब किया था पहली बार एक्ट आपने? मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं क्लास में, 11-12 साल का रहा होऊंगा। तो गांव के लोग, बड़े भाई लोग, मेरे गांव में नाटक की पुरानी परंपरा है। मैं छठ मिला हूं पे कुछ दिन, एक्टर हाँ, से। कुछ एक्टर से मिले भी हैं, मेरे को एक्टर से। तो मुझे धक्का दे के भेज दिए थे। कोई भाभी थी जिनके बच्चे हुए थे, मतलब लगातार 2-3 साल तक बच्चे हो गए थे। पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कौन थी क्या था। मुझे बोल दे, जाके बोल दो दिन पर दिन लइके होता। तो मैं दौड़ते हुए आया था और माइक पे आके दिन पर दिन लइके होता भोजपुरी में बोल के चला गया। लोग हंस दिए थे, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला। अब बाद में सोचता हूँ कि ऐसा कुछ संदर्भ रहा होगा क्या। तो वो एक्ट नहीं कहा जाएगा। एक बच्चे को धक्का दे के जा, ये बोल के चला जा माइक पे, वो आया माइक पे बोल के इधर चला गया। ये पहला जबरन का ही लिस्ट है। उसके बाद मैं 10वीं में था और मेरे गांव में वही लड़की का किरदार करने वाला आया नहीं, कलकत्ते कमाने गया था, छुट्टी नहीं मिली होगी छठ में। तो मैं लड़की कौन बनेगा इस चक्कर में नाटक नहीं हो रहा था। बड़ा मुश्किल है ना गांव में लड़की का रोल कौन करे, क्योंकि वो नाटक तो खत्म हो जाएगा उसके बाद। और उसके बाद पूरा गांव उसको वही जो नाम किरदार का नाम होगा उस नाम से चिढ़ाएंगे। क्या नाम था किरदार का? मुझे याद नहीं, भूल गया हूँ। तो मेरी माँ ने बोला था कि तुम कर लो लड़की का रोल, लेकिन एक बड़े आदमी का भी रोल करना उस नाटक में।
तो मैं बोला बड़े आदमी का, बोला बड़ा अधिकारी का। तो मैं डायरेक्टर को बोला, राघव तिवारी थे डायरेक्टर, राघव शरण तिवारी, कि भाई एक बड़ा आदमी का रोल दो। तो जज का किरदार था। एंड में कोर्ट रूम ड्रामा में जज आते थे, तो ऑर्डर ऑर्डर बस इतना एक लाइन बोलना था। तो मैं पूरे प्ले में लड़की था और आखिर में जज बन गया था। तो एक बड़ा आदमी और एक महिला, तो यही है। और नेतागिरी में किस तरह की मौज आती थी? मौज पता नहीं मौज कैसे आती थी। कैसे शुरू हुआ वो नेतागिरी का दौर? नहीं, पटना आया तो पटना आके कहाँ दाखिला लिए? पटना के एक महाविद्यालय में, मगध विश्वविद्यालय का कॉलेज था, रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय। तो वहाँ +2 में छात्र संगठन थे, मैं मिला, कुछ दोस्ती यारी हो गई, वैचारिक समानता हुई होगी, फिर मैं लग गया। और अब तो हमारे मित्र बहुत सारे नेता हैं पटना में उस कौन? वक्त के। बहुत लोग हैं, विभिन्न पार्टियों में हैं। जिसको जहाँ से टिकट मिल गया वहाँ से लड़ लेता है। तो अच्छा था वो। उस वक्त हम अनगाइडेड रॉकेट थे। हाँ। जिधर मन उधर निकल गए। मैं ट्रेन बीच में मैं ड्रॉप करके गांव आता था और वो ट्रेन से उतर के और कहीं अच्छा लगा तो चला गया नदी किनारे, एक रात वहाँ रुक लिया। किसी से बातचीत करके किसी के झोपड़े में सेटिंग हो गई कि हाँ आज रह लो, खाला खा लो। तो हम तो वैसे भी करते थे। तो और तब टेलीफोन का तगादा भी नहीं होता न था। टेलीफोन, न चिंता, माँ बाप को भी चिंता नहीं होती थी कि कब आएगा, कहाँ है। जब से मोबाइल आया है हमारी चिंताएं बढ़ा देता है। 2 रिंग हो गए, उठा क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ। तब एक चिट्ठी लिखता था मैं NSD से, एक पोस्ट कार्ड लिखता था कि मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ रहा हूँ और अच्छा हूँ, अगली छुट्टियाँ दिसंबर में होंगी तब आऊँगा। 6 महीने पे एक चिट्ठी घर पहुँचती थी और माँ बाबू जी संतुष्ट हैं कि हाँ जी कहीं है, पढ़ रहा है, आएगा। कलकत्ता भी चिट्ठी लिखते थे? हाँ लिखता था ना। कलकत्ता चिट्ठी पर मतलब, क्योंकि अब मैं कलकत्ता की चिट्ठी में सिर्फ सभी बड़ों को प्रणाम, छोटे को प्यार, तो पूरी चिट्ठी छोटे को प्यार के लिए होती थी। क्योंकि जिसको समझना है वो समझ ले। बाकी ऐसे खैर ये छोड़ो इन बातों को। अरे ऐसे कैसे? जिनको देख के देश मुदित होता है वो जिस चीज से मुदित और मृदुल होते हैं उस पर तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल। कितने बरस के थे जब आपने पहली दफा मृदुला भाभी को देखा? मेरे ख्याल से 11वीं में कितने साल के होते हैं, 15-16 साल का रहा हूँगा। हाँ, मेरी पत्नी बोल रही थी पिछले दिनों कि मेरी दाढ़ी निकलनी शुरू हुई थी, मैं तब से देख रही हूँ, अब पकनी शुरू हो गई। अब बोला हाँ, तो 16 साल का रहा होऊंगा, 15-16 साल। सामने भी आप ऐसी सात्विक अभिनय करते हैं? हाँ हाँ, बस विलंबित में हाँ और बात खत्म। हाँ। भावनाएं पहुंच जानी चाहिए, हाँ। वो शब्द कम हो या ज़्यादा हो। पर बड़ी असंभव सी चीज रही होगी है कि जिस घर में हमारे घर की बिटिया ब्याही, उस घर की बिटिया, उनके यहाँ तो और भी सब। हाँ, उस वक्त मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, पर ठीक है, अब जो होना था जीवन में हो गया। महाराज, मैं इसलिए भी चाहता हूं कि आप उनके बारे में बात करें क्योंकि एक्टर्स के अपने संघर्ष की बहुत बात होती है, उनके जीवन साथी के संघर्ष और कन्विक्शन की कम बात होती है। हाँ, नहीं पता नहीं उनका था कन्विक्शन, उन्होंने बिगनिंग में, इसीलिए मेरे पास कहने को कोई संघर्षपूर्ण कहानियां नहीं है। पिछले दिनों मैं एक जगह बात कर रहा था तो वो ये सवाल किए, मैं बोला दोस्त मेरे पास ऐसा नहीं है कि नहीं होगी संघर्ष की कहानियां, बट मैं जब अपने दुख पीड़ा और स्ट्रगल की कहानियां सुनाऊंगा तो लोग उसके पीछे सैड म्यूजिक लगा के रील्स बना देंगे। तो मैं नहीं सुनाता हूँ कि मेरी यात्रा, मेरे संघर्ष रील्स के लिए नहीं बने हैं। तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्या हाँ ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। मैं कल ही परसों बात कर रहा था पत्नी को, तो यही पूछने लगे, हम बोले कितनी, मैं कहाँ तुम्हें कभी आके बताता था कि आज फलाना के यहाँ गए थे और चौकीदार ने गेट से ही लौटा दिया, ये एक्टर है, हाँ नहीं कास्टिंग नहीं हो रही है, जाओ, ज़्यादा हुआ तो तस्वीर यहाँ डाल दो। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रखते हैं, वो गत्ते का कार्टून, जैसे हम लोग दफ्तर में वो बिल डालते हैं एक बॉक्स में। हाँ,
तो वैसे बड़ा उस दिनों रखते थे, तब मेल वेल का उतना फ्रिक्वेंट नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं आए थे, तो उसमें तस्वीर डाल के चले जाओ। आप चले आए, एक दोस्त कोई शूटिंग कर रहा था कहीं, तो देखा थाने का सेटअप था, तो थाने में वांटेड का एक फोटो लगता है ना, छोटे छोटे फोटोग्राफ्स, वो आके बोल रहा है कि तेरी फोटो लगाए हैं वांटेड में। मैं बोला अच्छा, हम उनके यहाँ स्ट्रगल करने गए थे, हमने तस्वीर दी होगी। तो वो लेके आर्ट वाला बोला कुछ तस्वीर लाओ, वांटेड में लगा दिया पीछे। तो कितनी कितनी फिल्मों में ऐसा काम किए हैं कि आपको खोजना मुश्किल हो जाएगा, किधर हैं, कब आए कब गए, हमें मालूम है। तो वो तो है, संघर्ष स्वाभाविक है, वो होना ही है, किसी भी फील्ड में होगा, सिनेमा ही नहीं, पत्रकारिता में, किसी भी पेशे में होगा। और हाँ, मेरी पत्नी थी, वो स्कूल में पढ़ाती थी, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो हमारी कोई चुनौतियाँ नहीं थी, घर छोटा था, वो उतना कमा लेती थी कि हमारा जीवन सुखी चल जाए। एक छोटी सी बाइक थी, रोज़ शाम को घूमने जाते थे, बहुत प्रसन्न थे उस वक्त भी। ये नहीं लग रहा था कि कोई बहुत पहाड़ तोड़ने में लगे हुए हैं, कुछ बहुत मुश्किल काम है, बड़ा काम है, नहीं। मुझे अब लोग पूछते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा यार, मेरे को तो उस समय बहुत चिंतित और परेशान रहना चाहिए था। परेशानी के वक्त में मैं परेशान नहीं था, तो मैं बोलता हूँ पत्नी की वजह से नहीं था। वो हो सकता है कि अगर किराए देने के पैसे नहीं होते तो परेशानी आती, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कभी। खैर, मैं शूट शुरू होने से पहले आपसे बात करा तो आप बता रहे थे कि आप प्रसन्ना से, अनुराधा कपूर जी से मिलने वाले हैं, आपके टीचर रहे हैं। एनएसडी के बारे में बताइए, आपका बैच क्या उस तरह की, और ये बड़ा हमारे लिए अनुकरणीय है, अपने विद्यालयों में लौट कर जाना और ये याद रखना कि जब हम आगे बढ़ रहे थे तब कौन थे जिन्होंने दिशा दिखाई, और फिर उनके संपर्क में रहना और उसी भाव के साथ रहना। हाँ, मैंने परसों आपकी दीनदयाल विद्यालय कानपुर में आप गए थे, वो तस्वीर देखी। जी जी जी। कि जहाँ से क्या कहानी शुरू हुई थी, हाँ, कुछ तो लिखा था। हाँ, वहाँ जाके लगा भैया कि यार पढ़ो तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मतलब जब हम ड्रामा स्कूल आए थे तो हमारे लिए बिगनिंग में वो थोड़ा कल्चरल शौक था, वो दुनिया, क्योंकि मैं बिहार के गांव में पला बढ़ा, पटना में थोड़ी पढ़ाई की, उसके बाद पहली बार दिल्ली आए मेट्रो में। मेरे जीवन आधा हिस्सा, अब लगभग मैं 47 का हो गया हूँ, आधा हिस्सा गांव का है, 23-24 साल, बाकी के 23.5 साल मेट्रो शहर का है, दिल्ली और मुंबई का। तो यहाँ 20 लोग अलग अलग स्टेट के आए हुए हैं, हमारे वक्त में 20 थे। एक कोरिया का बच्चा था, उड़ीसा का है। 2003 बैच था? 2001 से 4, एक में आए थे, 4 में पास आउट हुए थे। तो एंट्री बैच से काउंट होता है कि एग्जिट बैच से? अब एग्जिट से, पास आउट से, हाँ, तो 4 में, बैच है। 2004 बैच के हैं, एक में आए थे, 4 में निकले थे। तो 20 लोग 20 अलग प्रदेश के थे, एक बेंगलोर का लड़का, उड़ीसा का लड़का, मणिपुर का लड़का, झारखंड से कोई है, राजस्थान से कोई है, तो और उनके साथ रहना है, और बाकी के भी 20 सेकेंड ईयर, 20 थर्ड ईयर, तो 60 लोग होते थे। 60 अलग कल्चरल, अलग भौगोलिक, अलग सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के आए हुए लोग। तो वहाँ रह के समझ में आता था हिंदुस्तान की, अरे कितना नहीं तो तब तक हम पढ़ते थे कि हमारा देश जो है बहुरंगी, क्या अनेकता में नहीं, डाइवर्स है। तो तब तक डाइवर्स सिर्फ हमारे लिए टेक्स्ट बुक का हिस्सा था कि विविधताओं से भरा हुआ देश है ये। हमने एक अनुभव किया एनएसडी में आके उन 60 लोगों के साथ रहते हुए, तो लगा कि अच्छा, पहले बिगनिंग में हमें असहजता होती थी कि मतलब किसी लड़के को सिगरेट पीते देखो तो उतना, किसी लड़की को देखो तो लगता है ये सिगरेट पी रही है। वही काम एक लड़का कर रहा है तो हम नोटिस नहीं करते थे और रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन लड़की को देख के लगता था ये क्या। तो लगा, बाद में अब सोचता हूँ कि वो तो पुरुष को भी देख के ये प्रतिक्रिया आ सकती थी, वो भी तो वही काम कर रहा है, उतना ही हानिकारक है सेहत के लिए वो काम, लेकिन जेंडर के अलग होते ही हमारी देखने की प्रक्रिया अलग हो जाती थी उस वक्त। अब तो कोई भी करे तो मुझे ठीक नहीं ही लगता है, क्योंकि सेहत के लिए सही नहीं है। इन दिनों सेहत को लेकर थोड़ा अवेयर भी हो गया हूँ, क्योंकि वो भाग दौड़ में, थकान में अपने लिए समय नहीं मिल रहा था कि आपको 1 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटे तो अपने बदन को देने चाहिए। सारे खेल तो इसी का है। 1 घंटे बदन को दो, 1 घंटे इस ऐप को दो जो ईश्वर ने दिया है, दुनिया का सबसे अच्छा ऐप, जो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है, खाली रिविजिट करना है। कहाँ इस पर रिविजिट कर पाते हैं। तो खैर,
चलो अब लोग बोर हो रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बोल नहीं रहा है। अच्छा, तुम्हें ही लग रहा है अकेले समझ रही है। नहीं। हाँ जी। आप ये जेंडर को लेके बात कर रहे थे, एक प्रसंग पता चला कि लड़कियों के साथ नाटक के शुरुआती दौर में आप बहुत असहज थे। हाँ हाँ। मैं, हाँ, और सवाल बचा है? नहीं, आपने को सिरा मिल गया, अब आप बता दीजिए। नहीं नहीं, सिरा नहीं, मैं सिरा मुझे पिछले का मिला। आपने टीचर से मिलने की बात कही थी और वो सवाल कहीं और चला गया। मैं अपने शिक्षकों के संपर्क में हूँ, लगभग सारे। अच्छा। हाँ, जो ड्रामा के और जिनसे कुछ सीखा है जीवन में, गाहे बगाहे 6 महीने ही लगे समय में बात कर लेता हूँ, मिलाता हूँ। बाबा कारंत, अब तो वो नहीं रहे। हाँ। बट उनकी एक लाइन है जो मैं उनसे ही नहीं, उनके किसी दूसरे स्टूडेंट ने बताई थी। बाबा ऐसा बोलते हैं, थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम, अभिनय को लेके। तो पता नहीं ये बात कहाँ घर कर गई कि मेरे अभिनय में आप देखेंगे मेरे हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर छोटे होते हैं। ये उसी लाइन की देन है कि थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। एक ऐसी छोटी चीज़ करो जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो। वो जेस्चर हो, इकोनॉमी ऑफ जेस्चर भी हो सकती है कि मैं उंगली कितना उठाऊंगा। तो मैं उन शिक्षकों का वो, और कई पता नहीं चलता कई बार किस टीचर की कौन सी बताई हुई बात, किस एक्टिंग क्लास की कौन सी बात मेरे किस काम में आ रही है, क्योंकि वो सोचे हैं, एक्सप्लोर उसके साथ जिए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो वो थोड़ा तोड़ मरोड़ के हमारी बन चुकी है, हमारे भीतर है। तो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि यार ये दिनेश खन्ना के क्लास की चीज़ आ गई यहाँ पे, या ये आदिल सर ने भी हमारी क्लास की थी। अच्छा। आदिल हुसैन ने भी हमें क्या पढ़ाया पढ़ाते थे आदिल दा? 1 महीना एक्टिंग। अच्छा। कंटेम्प्ररी। नसीर साहब 1 महीना पढ़ाए थे। त्रिपुरारी मैम, अभी पिछले दिन उनका निधन हो गया। बहुत विलक्षण, त्रिपुरारी शर्मा, बहुत विलक्षण शिक्षिका थी वो। राम गोपाल बजाज, हाँ, वो भी पढ़ाए थे, हमारे साथ प्रोडक्शन में किए थे। बज्जू सर, मैं मिला था 1 हफ्ते पहले उनसे। प्रसन्ना, हाँ, प्रसन्ना जी, बहुत, ये सब अद्भुत शिक्षक हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचर्स के पास बैठ के सुनना। सुनो, बाद में मूल्यांकन कर लेना। सुनो, कांसेन बनना बहुत ज़रूरी है। तानसेन नहीं बन सकते हैं तो कांसेन बन जाइए, सुन लीजिए। कहाँ थे आप जब एनएसडी के दाखिले का रिजल्ट आया था? दोस्तों ने बताया खूब रोए थे आप। हाँ, मैं पटना में था और वो टीन की छत की खासियत होती है कि बारिश में बहुत टिप 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 शोर होता है। तो उस टीन के छत के नीचे बैठा था अपनी कुटिया में। गांधीनगर एक कॉलोनी है टीवी टावर के पास पटना में, कंकड़बाग का पूर्वी हिस्सा। तो गांधीनगर में वो 2L1 में बैठा था, टिप 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 बारिश चल रही थी। तो पोस्टमैन आया, मैं गेट नहीं खोल रहा था, तो फिर उसने कस के बजाया तो मैं निकल के गया। तो पोस्टमैन देखते ही मैं समझ गया, क्योंकि एनएसडी से चिट्ठी सिलेक्ट ना हो तो चिट्ठी नहीं आती है। उसके बाद शायद आने लगी थी मेरे साल के बाद से कि भाई जो ना हुआ उनको भी चिट्ठी भेज दिया करो। तो मैं चिट्ठी बोला, और तो कोई पोस्टमैन आने का संभावना एक ही था कि वो रिजल्ट आना है। दोबारा नहीं हमने वनडे एग्जाम का। तो मैं लेके अंदर आया और चिट्ठी पढ़ा और सिलेक्शन देखा और रोया, क्योंकि मैं एनएसडी की तैयारी के लिए, अब समझो, जिस दिन मैं सोचा कि मुझे एक्टिंग पढ़नी है, और आपने अपने इंट्रो में कहा कि बिन पैसे का पढ़ना है, एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं पिताजी मेरे अभिनय के नाम पे पैसे नहीं दे सकते थे। मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था या होटल की ट्रेनिंग कर चुका था और नौकरी कर रहा था, छोड़ दिया था बाद में। तो जब सोचा एनएसडी जाना है, उस दिन से मुझे 6 साल लगे एनएसडी में दाखिला मिलने में। तीसरे प्रयास में, तीसरे अटेम्प्ट में हुआ मेरा। और उसके पहले मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ा जाने के लिए, क्योंकि मैं +2 के बाद होटल करके पढ़ाई छोड़ दिया था। मेरा वाला होटल 2 साल का था, वो डिग्री कोर्स नहीं था। वहीं पटना से एक इंटरनेट की और भी समस्या है, आप किसी बात को कहते हुए कोई रेफरेंस दे दो और लोग उसका ना डाटा निकालने लगते हैं। मुझे याद है, मैं किसी एक इंटरव्यू में होटल मैनेजमेंट बोला था, लोग बोले वो तो ग्रेजुएशन होता है। फिर इन्होंने क्यों हिंदी की? मैं कहीं पढ़ा था या सुना था, मुझे लगा आज बता दूं, मेरा 2 साल का था। FCI नाम था उसका, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, पाटलिपुत्र पटना में। अनीता मैम टीचर थी और कंठाल सर 2 शिक्षक थे जो मुझे खाना बनाना सिखाए। और वो खाना बनाना आज तक मेरी एक्टिंग में भी काम आ रहा है। कैसे? कितना देर पकाना है,
ओवर कुक ना हो, ओवर एक्ट ना हो, मात्रा हल्दी कितनी हो, नमक कितना हो, इसी का तो खेल है। सब्जी की क्रंच बची रहनी चाहिए या ख़त्म हो जानी चाहिए। आप अपनी परिकल्पना, इमेजिनेशन दौड़ाते हैं कि आज मैं जो भिंडी बनाऊंगा वो ऐसी बनेगी, जब बाज़ार में भिंडी की दुकान पे खड़े होते हैं कि सूखी बनाऊंगा, इसमें शायद सिर्फ जीरा डालूंगा और हरापन इसका बचा रहे, काली ना हो जाए भूनते भूनते। तो आप एक खाना बनाने में पहले आप इधर कल्पना करते हो, फिर प्रिपरेशन चालू करते हो और फिर वो प्रोडक्शन होता है। एक्टिंग वैसा ही काम है। स्क्रिप्ट आ जाती है, हाँ वो स्क्रिप्ट, वो बाज़ार की भिंडी है, हम उसको धोने से लेके पंखे के नीचे सुखाने तक कैसा काटेंगे, गोल कटेगा या थोड़ा डाइस बनेगा, कटेगा, तो उन कल्पनाओं का खेल है। अभिनय में भी मात्राओं का खेल है कि कितना भूनना है, कितना पकाना है। तो इसीलिए अभिनय और कुकिंग मुझे हमेशा एक जैसा काम लगता है। और नासिर उस्ताद क्या सिखाते थे वहाँ पे? वो तो बेकरी के शेफ थे। हाँ। तो ब्रेड का, केक का बेस बनाना, ब्रेड बनाता था मैं। मुझे अभी मिले थे उस होटल के मालिक, बात हुई थी फ़ोन पे कुछ दिन पहले। तो तुम्हें बताया तो उस वक्त थे, तुम मेरे होटल में थे। मैं हाँ 6 महीना ब्रेड, आपके घर जो ब्रेड जाता था वो मैं काट के देता था। 1-2 पाउंड का ब्रेड को स्लाइस कर करके मैं पैक करके देता था। वहीं पटना में? पटना में। वो चलता है अभी होटल, किस नाम से हाँ है? चलता है, मौर्य नाम से, गांधी मैदान में। मैं अब जाता हूँ, वहीं रुकता हूँ जब भी जाता हूँ तो। अच्छा, वो वाला मौर्य। हाँ, मेरे सारे दोस्त हैं वहाँ काम करते हैं। अभी पिताजी के देहांत में 10-12 स्टाफ जो हमारे उस समय के कर्मचारी थे आए थे गांव मेरे, और मैं किसी को निमंत्रण नहीं दिया था क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है ऐसे दुख की खबरों में कुछ, तो सब आए थे। बड़ा अच्छा लगा। मैं कल रात को सोच रहा था कि मैंने उसके बाद फ़ोन पे बात नहीं की उनसे, मुझे एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। कल ही रात को सोच रहा था। खैर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम, मतलब कई बार आपके अंदर वो खैर में हुआ रहा है कि अरे हम कहाँ की बातें। हाँ, मेरे गुरु क्या है ना, इधर उधर की बातें फालतू में करता हूँ और मैं बेसिकली पर पता हमारी और हमारे दर्शकों की रुचि व्यक्ति पंकज त्रिपाठी में, जो हमारे गेस्ट बन के आते हैं न्यूज़ रूम में, उसमें ज़्यादा है कि जो सफलताएं हैं, उसके जो तौर तरीके वो तो हमें दिख रहे हैं ना पर्दे पर। हाँ। पर वहाँ तक पहुँचने की यात्रा की बढ़िया, अच्छा है। मुझे आत्मा सिंह याद आ रहे हैं। हाँ, आत्मा सिंह ऐसे ही थे, है ना? कहाँ पे सुनाई थी अमित ने न्यूटन की कहानी? अमित ने बॉम्बे में ही मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी और मैं उन दिनों एक डेली सोप करके पक चुका था। पाउडर? नहीं, पाउडर से नहीं, पाउडर तो बहुत सक्सेसफुल था, दूसरा था, नाम नहीं बताना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट में हम अब बतौर अभिनेता हम लोग परेशान होते हैं, पक जाते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं। हाँ। क्योंकि वो उस वक्त का हमारा ही चयन था। और फिल्म मेकिंग एक ऐसा काम है कि हमने कमिटमेंट कर ली, कास्टिंग हो गई, अब हम चाहें कि फिल्म शूट होने का 4 दिन पहले बैकड्रॉप मैं नहीं कर सकता हूँ, कि मैंने वादा कर लिया है, प्लानिंग बन गई है, शेड्यूल बन गया एक्ट्रेस का, तो मेरे को अब चाहे जो भी अनुभव होगा, अब मैं कंटेंट नहीं बदलूंगा तो कॉन्टेक्स्ट बदल के कर लूँगा ये काम। तो ठीक है, वो भी अनुभव है। आप अच्छे अनुभव से ज़्यादा खराब अनुभव से सीखते हैं, तो मैं सब अनुभव मुझे सिखा के गए और हैं। कितनी दफ़ा व्यक्तिगत बातचीत में तो आप कह भी देते हैं हाँ यार कर रहा हूँ, पर हाँ, कि वो यहाँ मज़े का कुछ, अभिनय से ज़्यादा किसी और चीज़ में मज़ा खोजने लगते हैं कि चलो अब यहाँ क्या हो जिसमें मन लगे। पर वो ठीक है, मज़ा आता है हर तरीके का अनुभव। लकीली इन दिनों मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, खासकर डायरेक्टर्स से ही ये होता है, क्योंकि अच्छी कहानी पे ना खराब फिल्म बनाना मुश्किल काम है। अच्छी कहानी पे खराब फिल्म नहीं बन सकती है, कोई भी बनाए, और ख़राब कहानी पे अच्छी फिल्म नहीं बन सकती है, कोई भी बनाए। तो यही। मैंने इसलिए भी पूछा न्यूटन के बारे में क्योंकि तब आप पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा हमारे न्यूज़ रूम में आए थे, ललन टॉप शुरू ही हुआ था हाँ, बिल्कुल ऊपर था तब, ये नीचे नहीं था। हाँ, एक न्यूटन बार के समय तब और एक अनारकली ऑफ आरा के टाइम, न्यूटन के टाइम। यस, बहुत मज़ा आया था न्यूटन करते हुए मुझे। और न्यूटन का क्लाइमेक्स कुछ और था मेरा,
फिल्म खत्म होती है, वो एक छोटे से सुपरमार्केट में परिवार के साथ देख रहे हैं जी जी जी। और महंगी चीज़ है, ऑलिव ऑयल है कुछ 3400 का, बेटी बोलती है, बोलता नहीं नहीं ले लो। पहले वो नहीं था, पहले कुछ और था। मैं 2-3 दिन के बाद मैंने अमित मसूरकर को बोला कि यार ये एरोगेंट सिनिकल लिखे हो तुम, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे क्या न्यूटन से बदला लेना है? मुझे पता है आज सुबह मिले 8 बजे और आज शाम 5 बजे के बाद इस व्यक्ति से दोबारा मैं नहीं मिलूंगा। मेरी बात मान नहीं रहा है, तो छोड़ दो, फिर इसको मज़े लेने दो मेरे को। तो बोला कैसे आप बोले देखो 1-2 दिन शूट में देखते हैं हम। 1-2 दिन मैंने करते हुए बोला अच्छा लग रहा है जैसे आप कर रहे हो, क्योंकि वो लोग बहुत एग्रेसिव, एक एरोगेंट सिनिकल बनाए थे। मैं उसको बड़ा कि वर्दीधारी है तो हाँ थोड़ा ऐसा वर्दीधारी होगा, है तो वैसा हाँ होगा। तो मैं, और वो न्यूटन अमित ने बोला अरे अच्छा लग रहा है आप ऐसे ही करो। तो फिर उसने बोला कि वो पहले था कि फिल्म का अंत में मुझे सम्मानित किया जाता है नक्सली इलाके में शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए, पहले ड्राफ्ट में। शूटिंग चालू होते होते उसने बोला सम्मान समारोह इनका हटाओ और इसको भी ह्यूमन क्लोजर दे दो एक ऐसा। तो इसीलिए फिल्म विशेष बनती है वो, क्योंकि कोई विलन नहीं है। बहुत प्यारी फिल्म थी। हाँ, तो बहुत सारी विडंबनाओं का। एक बात बताइए, आप पढ़ते खूब हैं, हम लोगों से भी पूछते ही रहते हैं लगातार, लिखते भी हैं? नहीं, लिखता नहीं हूँ। मुझे जो लिखना होता है बोल देता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। विचार बहुत आते हैं, मन करता है इनको लिख दूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि मैं भूलता बहुत हूँ। तो बहुत विचार आते हैं, कई लोग बोलते हैं रिकॉर्ड कर लो, वो भी मैं टेक्निकली बहुत पुअर आदमी हूँ कि मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँ, कहाँ सेव होगा, फिर जिस दिन खोजना चाहूँगा कहाँ मिलेगा, मुझे नहीं पता। हाँ, बीच में आपने 1-2 बार वो कोविड के दौरान वो बताना भी शुरू की कहानी, फिर आप उससे चढ़ गए कि नहीं यार ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो मैं अभी, मुझे याद है पिछले दिनों गोवा में शूट कर रहे थे और दादा की फिल्म में एक शॉट में मुझे एक लाइन सूझी, और चूंकि माइक नहीं था उस शॉट में, लाइट जा रही थी, हम जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो मुझे एक लाइन सूझी और मैंने रिकॉर्ड करके रख ली कि इसको बाद में डबिंग पे मैं दादा को बताऊंगा। अब उसके 4 दिन बाद मैं खोज रहा हूँ रिकॉर्डिंग किधर है, नहीं मिली, और मुझे भी याद नहीं मैंने क्या रिकॉर्ड की थी। जब आप दादा कह रहे हैं तो तात्पर्य अनुराग बसु, हाँ अनुराग बसु। मेट्रो का सीक्वल बन रहा है। जी जी, मेट्रो का दूसरा हिस्सा। तो बहुत मेरे प्रिय व्यक्ति हैं वो इस साल मुझे 4 ऐसे प्रेमी टाइप 4-5 डायरेक्टर मिले हैं। अनुराग दादा, ये वो तो पहले से हैं, लूडो से, होमी अज्जानिया, मर्डर मुबारक, हाँ। जो आप दिल्ली में शूट कर रहे थे अभी कुछ महीने पहले। हाँ, साउथ उधर नॉर्थ दिल्ली में। हाँ, तो सारा है उसमें शायद। सारा है, हाँ। अनिल जी भी जी। हैं? अनिल कपूर नहीं, संजय जी हैं। संजय जी, अच्छा। डिम्पल जी हैं। हाँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है वो भी। फिर रवि जाधव, अटल जी वाली जो फिल्म है। फिर अटल जी वाली, फिर टोनी दा, अनिरुद्ध राय चौधरी, जिन्होंने पिंक बनाई थी। अभी कड़क सिंह करके कमाल की फिल्म है, मैं देखा हूँ फर्स्ट कट अभी थोड़ी दिन पहले, और मैं देख के प्रेम में पड़ गया था अपने ही। हाँ कि अरे यार टोनी दा क्या बनाए हैं आप। तो ये सब 2-4 डायरेक्टर मुझे इन दिनों। एक दक्षिण भारत का भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं पवन कल्याण के साथ? नहीं, वो ऐसी हवा में उड़ गई, ऐसी ही खबर उड़ती रही है। हाँ, कि मेरी टीम ने दूसरा मुझे अमर है, अमर कौशिक, अभी स्त्री 2 कर रहा हूँ, एक और प्रिय अमर कौशिक तो के 1 साथ। तारीख से शूट शुरू हो रहा है। 1 तारीख से, हाँ, नवंबर से। स्टार कास्ट सेम है। एक सरप्राइज है जो प्रोड्यूसर ने बोला नहीं है कि मत बताना इंटरव्यू में, लेकिन मुझे भी पता नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। उसमें कास्टिंग किसकी हुई मुझे भी नहीं पता है अभी तक। अच्छा, तो इसलिए मैं क्या बताऊं, पर एक है सरप्राइज वैसे। और उस्ताद भगत सिंह करके एक फिल्म है, वो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये पवन कल्याण जी का है, साउथ की है। ये मुझे बाद में संपर्क किया था इन लोगों ने, पहले खबर चल गई, वायरल बन गई थी, फिर मुझे लगा ये, तो बाद में संपर्क किया, तो मेरे पास समय ही नहीं है। मैं अच्छा, मुझे मुंबई के कुछ लोगों ने बताया कि मैं अब उस प्रसंग पे आ रहा हूँ जिसने सबसे ज़्यादा विस्तार पाया है ना, सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। पिछले दिनों मैं बेंगलुरु में था और अमेज़ॉन के इंडिया हेड से बात कर रहा था। उनका फेस्टिव सीज़न सेल शुरू हुआ, तो वो अमेज़ॉन की सेल के बारे में बताते बताते बड़े मुदित भाव से
कि सब कोई अमेजॉन जानता तो है, चाहे सेल के जरिए जाने चाहे मिर्जापुर के जरिए जाने। तो जब आपको मिर्जापुर का नरेशन हुआ था तब दिमाग में क्या था? जिच थी कि अब तो सीरियल छोड़ के फिल्मों में आया हूं, फिर से ओटीटी या क्रिमिनल जस्टिस ये सब चीजें कर रहे थे, क्या था दिमाग में? नहीं, ओटीटी उस वक्त भारत में नया नया आया था, 2017-18 की बात है, 17। तो मेरा, क्योंकि यहाँ मालूम था ना कि भाई ये 8 एपिसोड है, ये डेली सोप है नहीं कि अब चलता ही रहेगा अनंत सालों काल भर, तक। हाँ। अनंत काल तक। तो ठीक है, इतने जब मैं कहानी सुना, गुरु पुनीत कृष्णा जो अपने उसके लेखक थे पार्ट 1 के, वो सुनाए थे, और गुरु भी थे शायद, और अपना ये करण अंशुमन। तो मुझे सुन के लगा अच्छा, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, तो करते हैं। एक्सेल एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन हाउस है, तो आपको प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर होगी, ये तय है। ये लोग बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे। एक्सेल रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर का एक्सेल production एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, फुकरे है उनकी। मैं 3 पार्ट फुकरे का और 3 पार्ट मिर्ज़ापुर का, 6 पार्ट तो कर चुका हूँ एक ही कंपनी का। इस वक्त 5 चल रहे हैं मेरे, 1 2 3 5। मैं को कल 1 हफ्ते पहले किसी जर्नलिस्ट ने गिनाया, तब मुझे याद आया। मेट्रो का सीक्वल, हाँ, मेट्रो 2, स्त्री 3, मिर्ज़ापुर 3, क्रिमिनल जस्टिस 4, ओ माई गॉड 2, फुकरे 3, 6 हो गए। फ्रेंचाइजी किंग पंकज त्रिपाठी। 6 हो गए। नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था कब 1 2 3 4 हो गए। पर कई लोग ये कहते हैं कि असल में आपका इतना रोल था नहीं। लोग ये कहते हैं कि जब मिर्ज़ापुर या फुकरे ये सब प्लॉट बिल्ड हो रहे थे, पर आपका कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि दे वर फोर्स्ड कि नहीं, इसको तो कंटिन्यू करना ही है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल, यस। मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूं तो मुझे मेरे करियर में किसी ने का योगदान नहीं है, मेरे किरदारों का योगदान है। जो किरदार मैंने किए हैं, उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बनाए हैं। मैं कहीं लॉन्च नहीं हुआ, किसी ने मुझे लॉन्च नहीं किया है। कोई मेरा गॉडफादर नहीं है बम्बई में, और मैं ना ही कोई मेरा शत्रु है बॉम्बे में, ये भी मैं बता दूं कि मैं, लेकिन उन किरदारों ने बनाया है। और यस, वो मिर्ज़ापुर का कालीन भैया इतना बड़ा होगा मैंने नहीं सोचा था। मुझे जब सीरीज बन गया था और प्राइम वीडियो के मार्केटिंग टीम मिली कि अब आने वाला है 2 महीने बाद, तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, तो वो तारीफ़ किए जाएं, तो मुझे लगे कि यार ऐसा तो नहीं मुझसे मिल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने ऐसा क्या किया है? तो बोले अरे सर आप, मैं बोला सच बोल रहे हैं आप लोग ये बात जो बता रहे हैं? बोला हाँ। मुझे एडिट होने के बाद गुरु ने बताया कि यार आप जो कर रहे थे मॉनिटर पे, हम जब बाद में एडिट होने के बाद जोड़ के देखे तो हमें समझ में आया कि क्या हुआ है। सीजन 2 की शूटिंग चालू हुई तो मुझे उनको एक सीन दिखाना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी ही एक्टिंग दोबारा रिपीट नहीं कर पा रहा था कालीन भैया पार्ट 1 का। तो गुरु आके बोला कि सर आप एक सीन देख लो, कि आपको पता चला कि आप किस टोन में चल रहे हाँ थे। किस टोन में क्या कर रहे थे। तो मैं देखा, और फिर उसने वो पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ें हमने भी एडिट पे नोटिस की थी। क्या चीजें थी? एक्सप्रेशन, कालीन भैया का एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट आप सीन में नहीं समझ पाएंगे कि इस सीन से ये सहमत हैं या असहमत हैं, ये निर्णय क्या लेंगे, इनको इसकी बात अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी। वो जहाँ चाहते हैं वहीं सिर्फ हल्का दिखाते हैं, बाकी जगह आपको समझ में नहीं आता है कि इनका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट क्या है, ये हाँ कर दिए ना कर दिए, ये क्या निर्णय लेने वाले हैं। सेकंड पार्ट में मैं पहले दिन गया शूट करने और मैं पूरा सीन को समझा के करने लगा। हाँ, बोला अरे क्या कर रहे हैं आप? बोले क्यों? कालीन भैया तो कुछ कमिट करते ही नहीं थे सीजन 1 में। मैं बोला अच्छा दिखाओ, कुछ दिखाओ। तो सीन देखा, फिर लगा अच्छा, आप देखते नहीं थे पलट के अपनी सीरीज? मैं नहीं देखता। नहीं। तो अब मुझे डायरेक्टर बोलते, मैं तो मॉनिटर नहीं देखता हूँ आज तक। कभी शूटिंग पे जाके मॉनिटर पे मैंने क्या किया क्या हुआ छोड़ देता हूँ। मैं मिरर नहीं देखता हूँ। वैनिटी वैन से निकल के सेट पे 12 घंटे की शूटिंग करूँगा, एक बार भी मिरर नहीं देखूँगा। मुझे पता है देखूँगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, देख के क्या फ़ायदा। तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट दिखाया, फिर आपको समझ में आया कि बहुत सटल है। क्योंकि हम लोग जब अभी पूरी आपकी फिल्मोग्राफी देखते हैं, मिर्ज़ापुर देखते हैं, तो हमें गुड़गांव याद आती है। और वो बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी, बहुत कंट्रोल्ड एग्रेशन एंड चेहरा है वो, और आप कैमरा जूम इन हो रहा है, और सारी सख्ती, सारी बेबसी, सब कुछ। वो जो हमने थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम की बात कही ना,
और गुड़गांव करते हुए मैं ड्रामा स्कूल में शेक्सपियर को पढ़ लिया था, लेकिन गुड़गांव फिल्म के दरमियान मैंने शेक्सपियर के कॉम्प्लेक्स को एक्सपीरियंस किया। हम सब जानते हैं पहली आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव जीवन में कभी और होता है। जब एक बार जेब कट जाए तब महसूस होता है। तो मुझे गुड़गांव में पहली बार मैं शेक्सपियर का कॉम्प्लेक्स क्या है वो लिखते हैं अपने नाटकों में, तो समझा था। वो आदमी इतनी दुविधा में है, इतनी गिल्ट में है। अब ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है, इसको कैसे परफॉर्म करोगे? दुविधा, गिल्ट, कॉम्प्लेक्स। आप जितने बाहर दिखते हो उससे ज़्यादा आप भीतर हैं। बाहर से शांत दिख रहे हो, भीतर एक घमासान चल रही है मन में, दिमाग में। इनको कैसे परफॉर्म करोगे? कोई टूल्स नहीं है। गुस्से का एक्टिंग करना आसान है, आवाज़ ऊंची कर दोगे, चिल्ला दोगे, हाथ बड़ा कर दोगे। रोने का अभिनय आसान है, लेकिन ये जो छोटे भाव हैं, मैं आज ही वो अभिनय में जो अस्थाई भाव में बिगनिंग में बोल रहा था, मेरा अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव के साथ संचारी भाव का भी एक हिस्सा आता है जो संचार करते हैं। आएंगे और छू के चले जाएंगे। अस्थाई भाव गुस्सा है, लेकिन गुस्से में एक छोटा सा करुणा का भी भाव आएगा और वो संचारी होगा, वो विद इन सेकेंड निकल जाएगा सुई धागे की तरह। या गुस्सा में लाचारगी भी आ सकती है। तो इन किरदारों में, गुड़गांव जैसे किरदारों में, और उसको समझने के लिए भी ऑडियंस को भी थोड़ा सा ज़्यादा तन्मयता से देखना पड़ेगा। व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ते हुए आप कुछ परफॉर्मेंस को नहीं देख सकते हैं। या मैं वो पेंटिंग बनाता हूँ, कई बार बोलता भी हूँ कि उसको देखने के लिए थोड़ी देर आपको ठहरना पड़ेगा और पास आना पड़ेगा। और जब रियलाइज़ हो कि कैनवस के बहुत पास आ गया हूँ, समझ नहीं आ रही हैं लाइनें, तो फिर थोड़ा 2 फीट दूर भी जाना पड़ेगा। थोड़ा समय खर्च कीजिए, क्योंकि उनमें रंगों का और लाइनों का बहुत माइनर अंतर है। गुड़गांव और कालीन भैया में बहुत माइनर अंतर है रंगों का और दुनिया का। इवन टोन का भी, मतलब वो सिनेमेटोग्राफी की टोन की बात करूं तो थोड़ा डार्क है, चेंज कर दिया उन्होंने गुड़गांव से उधर लो लाइट हैं। हाँ, बट गुड़गांव वाले कहरी सिंह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ज़्यादा इंटरनल है। कालीन भैया उतना इंटरनल नहीं है, फिर भी प्रकट कर देते हैं। हाँ, फिर भी प्रकट कर देते हैं जहाँ प्रकट करना है, और थोड़े अंदर से प्रसन्नचित व्यक्ति हैं। कहरी सिंह प्रसन्नचित व्यक्ति नहीं है, वो घुटन में जी रहा है, वो अभिनय कर रहा है हंसने का। अगर हल्का मुस्कुराता भी है ना, तो अभिनय कर रहा है। हम वैसे अभिनय तो हम सब करते हैं जीवन में, 24 घंटा अभिनय तो चल रहा है। मैंने इसलिए भी जिक्र किया क्योंकि इन 2 प्रोजेक्ट्स का आप बहुत आत्मीयता से जिक्र करते हैं निजी बातचीत में, गुड़गांव और क्रिमिनल जस्टिस। हाँ, माधव मिश्रा मैं हूँ, एक्टिंग का माधव मिश्रा। तो वो रोल भी मुझे श्रीधर राघवन ने नरेट की थी और बहुत अच्छा लगा था। श्रीराम राघवन के भाई लेखक हैं, बहुत बढ़िया। सीरियल मन के बिगनिंग के कुछ एपिसोड उन्होंने लिखी थी, उन्होंने पहले कहानी सुनाई थी मुझे। तो अब बहुत प्यारे इंसान है दोनों भाई, वो बहुत ही अद्भुत। तो मुझे लगा यार इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से कंसीव किए हैं। बोला ये हॉलीवुड में बनी है, देख लो। मैं बोला ना 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 ना, खबरदार, मैं नहीं देखूंगा। मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे जब किसी ने रीमेक के लिए फिल्म भेजी कि इसका रीमेक बनाना है, और मैं 6 महीने तक टालता रहा, और जिस दिन मैंने फिल्म देखी उसके बाद बोला मेरा एक्सपीरियंस तो पूरा हो चुका फिल्म देखने का, अब इसको वापस मैं एक्टिंग क्यों करूँगा इसी में, ये तो मैंने देख लिया, जी लिया। तो मैं रीमेक कभी भी, अब मैंने उसके बाद तय किया कि अगर रीमेक का हिस्सा बनना है तो ओरिजिनल नहीं देखना है, नहीं तो मैं ऐसा होगा ही नहीं। वो इम्प्रेशन फिर दिमाग में बना रहेगा। नहीं, एक्सपीरियंस कर लिया उस कैरेक्टर की पीड़ा, उसकी जर्नी, उसका पेन, उसकी हैप्पीनेस, उसकी ईर्ष्या, लोभ, हम सब देख लिए, महसूस कर लिए। अब मैं क्या इसी को परफॉर्म करने जाऊं? तो मेरे लिए मौलिकता चाहिए, मौलिकता बहुत ज़रूरी है। ये तो रीमेक देखने की बात हो गई, पर ऐसे आप कितना निरंतर अभी प्ले जाके देखते हैं, जो कि आपकी ड्रामा की बैकग्राउंड है, या
कई हम लोग डायरेक्टर्स या एक्टर्स से बात करते हैं तो कहते हैं साहब फलाने की हम परफॉर्मेंस ज़रूर देखते हैं, इन डायरेक्टर्स की या इन एक्टर्स की एक्टिंग ज़रूर देखते हैं। पंकज त्रिपाठी की वो क्या रिकमेंडेशंस या क्या रेपर्टरी रहती है जहाँ वो बार बार जाके देखते हैं? मैं थिएटर देख लेता हूँ मुंबई में? हाँ, मुंबई में, आराम नगर में, पृथ्वी में, कहीं। पिछले दिनों अभी रेपर्टरी का प्ले देखा हो, माई रे, विजयदान देथा जी की कहानी जो है दुविधा कहानी पे अजय ने डायरेक्ट की है, और लकीली वो 96 में वो कहानी अजय के साथ ही हम लोगों ने भी की थी पटना में। तो अब रेपर्टरी में क्या हुआ, तो मैं अभी एक हफ्ते पहले दिल्ली आया था, मेरी फ़्लाइट थी यहीं से, तो मैंने वो प्ले देखा। उसमें एक एक्ट्रेस बहुत बढ़िया मुझे दिखी, मैं नाम सुनीता नाम था शायद, बहुत कमाल कर रही थी। और फिल्में देखते हैं? फिल्में नहीं देखता हूँ मैं, फिल्में नहीं देखता हूँ। थोड़ी इंडिपेंडेंट स्पेस की साल में 2-3 देख लेता हूँ, कोई मलयालम की, कोई कौशिक गांगुली की, बंगला की। अभी जैसे रीमा दास की फिल्म देखने की बड़ी इच्छा है। हाँ, आदिल दा भी बहुत तारीफ करके गए हैं। हाँ, तो बाकी मेन स्ट्रीम और नहीं देख पाता हूँ। देखना चाहिए मुझे, ये अच्छी बात नहीं है, मैं सिनेमा का विद्यार्थी हूँ तो मुझे देखना चाहिए, पर पता नहीं किन कारणों से मैं नहीं देख पाता हूँ। महाराज आप दृश्य देखने में इतने मगन रहते हैं कि देखो बाबू सूरज डूब रहा है, कितना बढ़िया मैं डूबते सूरज को और एक पौधे को 15 मिनट देख सकता हूँ। मेरे लिए एक सीन को 15 मिनट देखना मुश्किल होगा, लेकिन एक पौधे को मैं देख सकता हूँ। मुझे दुनिया का हर पेड़ परफेक्ट लगता है, टहनी झुकी हो, खड़ी हो, गिरी हो। मुझे लगता है कि कहाँ परफेक्शन के चक्कर में पड़े हैं हम लोग। मेरे घर से कम 5 लाख नारियल के पेड़ दिखते हैं मुझे, मेरे छत से 5 लाख, 5 प्रकार, अलग अलग प्रकार के हैं। अच्छा तो लगता है उस बालकनी से? बहुत अच्छा लगता है। बारिश हो जाए, धुल जाए, फिर धूप निकले तो पत्तियों का रिफ्लेक्शन आता है। बम्बई वाले कहते हैं कि पंकज त्रिपाठी अब मड आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। नहीं, अलग दुनिया है, लेकिन वो जेटी के उस पार, जेटी के उस पार दुनिया अलग है। और आप रहते भी सब, एक तो इतने सारे बढ़िया बढ़िया लोग हो। हाँ, वहाँ थोड़ी कम्युनिटी लिविंग जैसा माहौल है। अब नाटक वाटक होने लगे हैं उधर, वहीं पे लोग ग्रुप बना लिए हैं, प्ले करते हैं। 2 थिएटर भी हैं, एक बड़ा एक छोटा, अंदर ही। तो वहाँ ये हम लोग मुंबई के एक भौगोलिक इलाके की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा शूटिंग में लोग नाव से जाते हैं। स्टार्स के कुछ पते आप लोगों ने याद कर लिए होंगे कि अच्छा बांद्रा में लैंड सैंड पे यहाँ शाहरुख खान का घर है, या अमुक अपार्टमेंट में सलमान खान का घर है। पर जो उम्दा एक्टर्स हैं उनमें से ज़्यादातर अब बांद्रा, जुहू, पाली हिल, अंधेरी का मोह छोड़कर जेटी पकड़ के आप जाते हैं वर्सोवा से। जिसको जहाँ मन है वहाँ रहे, जिसको जहाँ। तो मड आइलैंड एक जगह है जो पहले खूब मशहूर थी, क्योंकि वहाँ खूब सारे बंगले थे और वहाँ खूब शूट होते थे। तो वहाँ एक बिल्डर ने खूब सारे घर बनाए हैं, जेटी पकड़ के आप जाओ, 5 रुपए का टिकट लगता है। हाँ, 5 रुपए का टिकट है। और वहाँ आप रहते हैं। आपके अभिनव पूछ रहे थे हाँ कि तो आपको लोग दिक्कत नहीं करते हैं आते जाते? मैंने बोला देखो जी, मड की आबादी लगभग 18-19 हज़ार है। 19 हज़ार लोगों के पास मेरे 2 अलग अलग कपड़ों में फोटोग्राफ्स हैं, तो कोई नहीं पूछता। अब मैं उनके बीच का हिस्सा हूँ, तो हर किसी ने मेरी फोटोग्राफी कर ली है लगभग। अब जो कोई बाहर वाले आ जाते हैं तो अचकचा जाते हैं देख कर, हाँ ये तो वही है करने लगेंगे। मैं समझ जाता हूँ ये नया है मड में, क्योंकि मड वाले तो अब जानते हैं। मैं तो अब स्कूटी लेकर सब्जी मार्केट जाता हूँ उधर। हाँ। खैर ये सब पता नहीं बताने का, लोग फालतू में समय गंवाएंगे फिर सब्जी मार्केट और मैं दिखूंगा नहीं, फिर निराश होंगे। बोला तो था इधर आता है, पर आता नहीं है। तो आप रहते हैं वहाँ, विनीत दा भी वहीं रहते हैं? हाँ, विनीत दा वहाँ रहते हैं, कुमुद दा वहाँ रहते हैं, मेसी है विक्रांत। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। अभी उनकी 12वीं फेल आ रही है। हाँ, मुझे देखनी है जाके। वरुण ग्रोवर भी वही हैं, वरुण जी भी वही हैं, संतोष नागपाल। हाँ, बहुत लोग हैं। हाँ, हम लोगों ने सोचा कि हम एक मड आइलैंड में जाके ललन टॉप अड्डा करेंगे। हाँ, है वेरी गुड। चलिए अब ऑडियंस के सवाल शुरू करते हैं। नहीं, हम लोग बतियाते ही रहेंगे ऐसे। हाँ। आपके बहुत सारे मीम चलते हैं सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया पे कम रहते हैं, आपने देखे हैं अपने मीम? हाँ, देखा हूँ। अच्छा, आप कितने सारे किरदार हैं सबको। तो आप कभी अब रियल लाइफ में बोलते हैं कोई, जैसे काम हम बताए कि हम करते हैं कुछ प्रबंध? नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ रियल लाइफ में। हम लोग जबकि यहाँ कुछ बोलते हैं, जैसे सर ने कुछ कहा कि तो आप प्रबंध करते हैं।
तो बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी बात हो सकती है, सवाल मुझे एक ही पूछना है। नहीं, आप दो पूछ लो। अच्छा तब ठीक है। स्त्री फिल्म में जो आपका रोल था और जो एक बार आप ऐसे उकरू मुकरू बैठ के जो है चलने लग जाते हैं, थोड़ा उस रोल के बारे में बताइए। और स्त्री क्या 2 भी आएगी क्या, कहाँ शूटिंग? 1 तारीख से शूटिंग शुरू 1 हो तारीख रही है। से शूटिंग चालू है। अच्छा। आप वो शॉट को ना दोबारा जाना और देखना। हाँ। उसमें एक बहुत बढ़िया कलाकारी है। जब दोबारा देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं खड़ा हूँ और मुझे एहसास होता है कुछ क्रॉस किया और मैं अचानक बैठ जाता हूँ। तो आप कैमरे का मूवमेंट अब दोबारा मेरे बोलने के बाद देखना ध्यान से कि कैमरामैन बेचारा अलर्ट था, क्योंकि वो रिहर्स नहीं था, वो पता नहीं था कि मैं बैठने वाला हूँ। मैं अमूमन क्या करता हूँ कि अपने डीओपी से देख लेता हूँ फ्रेम क्या है उसका। लेंस देखने से हमें मालूम हो जाए कि लेंस क्या लगाया है, तो हमको पता है कहाँ तक दिख रहा है। तो मैं जैसे बैठा हूँ कैमरामैन ने एडजस्ट किया है, आप देखोगे, और वो उसकी एडजस्टमेंट में वो थोड़ी हड़बड़ाहट है हल्की सी, जो कि फिल्म के मूड पे चली जाती है, क्योंकि हॉरर और डर एक आदमी दिखा रहा है। तो छट से उसने कैमरे को ये किया है। उस शॉट आप दोबारा देखना। फिर मुझे अमलेंदु जी हैं उसके डीओपी, जो OMG2 के भी डीओपी थे, उन्होंने बोला सर बचा लिया आपने। बोले क्यों? मुझे पता नहीं था, आप बैठे हो और मैं तुरंत कैप्चर किया कि यार ये छूटे नहीं है मोमेंट। और सब ने बोला सेट पे भी उस दिन कि यार ये अनएक्सपेक्टेड था, हमने सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था बैठने के पहले। पता नहीं कहाँ मन में आया कि हम गांव में कई बार ऐसा मसला होता है, डर गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आदमी सटाक से बैठ जाता है। डक करो पहले कि क्या पता भूत उड़ के आए तो वो है इम्पल्स, जो इम्पल्स की बात कर रहे थे, जो ट्रेनिंग एक्टर को का इम्पल्स को थोड़ा ब्रेक करती है। वो मोटिवेशन मांगती है कि मोटिवेशन क्या था बैठने का। भैया कुछ नहीं था मोटिवेशन, ये बॉडी का इम्पल्स था, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। खैर जी, हंस लो पहले हंस लो, तब तक इनसे पूछ लो। नहीं उन्हीं से पूछ। मुझे आपकी 2 फिल्म याद आती है जब मैं अभी बैठ के आपके मतलब जो 2 सेकंड का मैंने पॉज लिया। एक पीलीभीत सागा पर जो फिल्म थी, और दूसरी न्यूटन। उसमें आपने जंगल, सरकार और डेवलपमेंट, दोनों ही फिल्मों में वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखती हैं। आप जब शूट के दौरान जाते हैं, या जब आप कभी जंगल गए या वो नक्सली का मतलब इनके बीच में जाते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, आप उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे देखते हैं इन पर्सन? फिल्म में तो हम वो मैसेज ले ही लेते हैं। मैं किसी नक्सली से मेरी भेंट हुई नहीं है। हम जहाँ शूट करने जाते हैं वो उन इलाकों में ऐसी, जो न्यूटन के वक्त वहाँ जहाँ हम कर रहे थे फिल्म, आयरन की फैक्ट्री है वहाँ पे, दल्ली राजरा, भिलाई से आगे 80 किलोमीटर दूर। तो नहीं मैं कैसा फील करता हूँ इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेके। मैंने पहले ही बोला ना कि हम जब पढ़ने आए तो हमको मालूम चला कि विविधता कितनी बड़ी है। विविधता टेक्स्ट बुक की अलग है और ज़मीन की अलग है। तो मैं जंगलों को जाता हूँ, और एक चीज़ मैं जब टूरिस्ट, आजकल फॉरेस्ट टूरिज़म बहुत बढ़ गया है, लोग आते हैं, और जो लोग जंगल देखने आते हैं, मुझे लगता है वो जंगल के प्रति उतना कंसर्न ज़्यादातर लोग उसमें नहीं रखते हैं कि यार ये जंगल हमारे बच्चे भी देखने आएंगे, तो इसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, सिर्फ तस्वीर नहीं खिंचानी है। तो मैं वो न्यूटन का ये पीलीभीत सागा एक फॉरेस्ट में कर रहे थे, गोरुमारा, नॉर्थ बंगाल में, बहुत सुंदर इलाका है। मेरा मन करता है मैं वहाँ जाके साल में 6 महीना रहूँ, इतना सुंदर है, इतना अच्छा लगा मुझे। तो मैं देखता हूँ कि समस्याएं हैं। मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी सच है, रियल है, जो उसमें संवाद में भी आता है कि भाई हम उनके इलाके में घुस रहे हैं कि वो हमारे इलाके में घुस रहे हैं। डिफाइन करना मुश्किल है कि इंसान जंगलों की तरफ जा रहा है कि जंगल कुछ तो हो रहा है जंगल के उस पार, जिसके लिए जानवर अपना पेट भरने के लिए गांव की तरफ भाग रहे हैं, गांव वाले अपना पेट भरने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो हमने गाड़ियां बनाई ना कि आराम से सुविधाजनक माहौल में एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जल्दी पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक जाम देख लो सड़कों का, समय ज़्यादा लगने लगा। तो हैं, विविधताएं होंगी तो विविध चुनौतियां भी होंगी, और उनके एक्सपर्ट सरकारें तय करेंगी कि इन समस्याओं का निदान कैसे हो। तो मैं उसी तरीके से देखता हूँ। आपने सरकार का जिक्र किया, छुटपर में राजनीति भी थे, भविष्य में कोई ऐसा विचार? पता नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आगे कौन जानता है। मैं बोला ना कि मैं
कुछ आगे क्या करूँगा मुझे भी नहीं मालूम है। बैठना स्त्री में मालूम ही नहीं था, मैं बैठने वाला हूँ 3 सेकंड बाद इनफैक्ट, तो मुझे नहीं मालूम। तो पर रुचि बहुत खड़े है, भी हो सकते हैं। क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? हाँ, रुचि बहुत है। कुछ भी बहुत है, हर बिहारी को होती है रुचि। हाँ, हमसे जब पूछो तो इमरजेंसी से लेके अभी तक का देश के सारे बड़े इवेंट और घटनाएं सुना दें। तो रुचि तो बिहारी में, आप में भी है। इतना बढ़िया करते हो नेता नगरी और क्या क्या राजनीति पे। ये आप जो हमारी तरफ मोड़ देते हो तोप। जी, अभी सर ने आपसे सवाल पूछा कि अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। आपने कहा कि आपको अपना संघर्ष रील्स पे नहीं दिखाना है। तो आजकल जो सभी लोग ऑलमोस्ट रील्स के दीवाने हैं, 1 मिनट में सब कुछ जानना है, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि रील्स से ये और वो कुछ भी? नहीं, आप 25-30 मिनट रील्स देखने के बाद आप रील्स को बंद करें, आंखों को थोड़ा सा ऐसा करें, उस पर खीरे का ही लगाएं और सोचें कि मुझे पिछले 20 मिनट में क्या मिला है, मैंने क्या पाया है। फिर अगर आपको लगे मैंने पाया है तो आप खीरे हटा के कंटिन्यू कर दें, और रियलाइज़ हो कि कुछ नहीं पाया है तो खीरा को रहने दें। अच्छा, मुझे लगा आप कहीं खीरा खा लें। काम पे चले। जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। माइक छोड़। सर, जैसे कि अभी अभी जिक्र हुआ तो आपने कहा मैं बिहारी हूँ, तो मैं भी मूल रूप से बिहार की हूँ पर रांची से हूँ। तो संयुक्त बिहार से। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी पहचान बताते हैं कि हम छोटे शहर से हैं, तो लोग उसको ऐसे सोचते हैं कि हम उससे सिंपैथी लेने के लिए या फिर कुछ इस नज़रिए से देखते हैं कि हम बस अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमें लोग मतलब सिंपैथी दें। इस तरह से कई बार लोगों ने बोला भी है कि आप हमेशा ये क्यों बताते हो कि आप छोटे शहर से हो, बड़े शहरों में भी बहुत स्ट्रगल होता है, ऐसे कुछ। तो सर, आप रांची को छोटा शहर कहती हैं? सर मैं बिहार से हूँ, मूल रूप से तो वहीं की हूँ ना, दरभंगा से। अच्छा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कहाँ हमें बताना चाहिए कि हम कहाँ बिहार से हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्राउड भी होता है कि वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन कहाँ हमें नहीं बताना चाहिए, ये चीज़ें समझ नहीं आती। कहीं हर जगह बताना चाहिए। आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है जन्म स्थान किधर है, आपके हर प्रमाण पत्र पेपर्स में है, तो क्या दिक्कत है? सर, लोग कहते हैं सिंपैथी के लिए बोल रहे हो। नहीं तो नहीं, आप अब या तो बोलने के तरीके में ऐसा होगा जी कि आपने वो थोड़ा दबंगई से बताया करिए। दबंगई से बताया करिए। हाँ, बिहार से हैं जी सर। तो नहीं, आप मूल भाव पे रहो, क्यों सिंपैथी? आपने बताया कि 6 ऐसे सीक्वल्स पे आप काम कर रहे हो। मैं ये समझना चाहती हूँ कि एज एन एक्टर फिर क्या वो लेस चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कैरेक्टर कर चुके, उस रोल में हम बैठ चुके, तो फिर कुछ अलग या नया करे, वही कंटिन्यू करे, सो इज इट लेस चैलेंजिंग और इज इट मोर चैलेंजिंग? की सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट? जी हाँ, लेस चैलेंजिंग है, मोर चैलेंजिंग नहीं है, लेस चैलेंजिंग है। और एक सर्टेन टाइम बाद मैं ऊब जाता हूँ। मैं अपने 2-3-4 से ऊब चुका हूँ, तो मुझे लगता है हो गया गुरु। हमारे यहाँ कल्चर है, दुधारू गाय जब तक दूध देती है लोग दूधते हैं। जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो मेकर्स भी, प्लेटफॉर्म भी चाहेंगे कि बनाओ, लेकिन मैं उब जाता हूँ 2-3 बार को लगता है अब क्या करना, वो ये रोल तो हो गया ना, कर लिया, बार बार करो। और उसमें कई बार लोग बोलते हैं एक और उसका एक आरोप लगता है कि सेम चीज़ रिपीट कर रहा है। भैया, हायर ही किया गया है सेम चीज़ रिपीट करने के लिए। अब मैं घटनाएं नहीं हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक नया नहीं होगा, सिचुएशन नए हो सकते हैं, तो वही हमें रिपीट करना है। खैर जी सर, अभी मिर्ज़ापुर का जिक्र भी हुआ, बस मैं ये जानना चाहता हूँ उसकी ब्रीफिंग क्या थी और आपने कैसे तैयारी करी उस किरदार के लिए, या वैसे लोगों से मिले, उस किरदार को कैसे समझा आपने? नहीं, लोगों से नहीं मिला मैं वैसे, तो जैसा साइनिंग अमाउंट आता है ना काम शुरू हो जाता है। उसके बाद तो एक्टिंग पढ़े ही है ना, एक्टिंग की पढ़ाई किए ही हैं, गांव खेड़ा देखे ही हैं, तो वो भी मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं पूर्वांचल का हूँ, तो वहाँ की लहजा, वहाँ की बॉडी लैंग्वेज, वहाँ का ठहराव, वहाँ की मस्ती सब परिचित है, जानता हूँ। सर, मेरा ये बिहार का बहुत बार जिक्र आ गया। हाँ। और हमारे यहाँ एक अभी प्रोग्राम भी शुरू हुआ है लप लप करके, तो लिट्टी चोखा से रिलेटेड मेरा प्रश्न था कि आप अक्सर डालते रहते हैं फ़ोटो लिट्टी चोखा बनाते हुए या खाते हुए करके, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप जब मुंबई रहते हैं उस दौरान लिट्टी चोखा खाने का जब मन करता है तो कैसे मैनेज होता है? घर में आटा है, घर में सत्तू है। नहीं, उसका तो
उसमें तो धुआं और वगैरह हमें का खुद बनाने अरे आता है। बड़े बंगला में रहते हैं, बगल में बनाने दरिया आता है, जंगल है, कितना धुआं उठेगा। बंगला मतलब मुझे लगता है बंगला बाकियों का, इन्होंने घर बनाया है। हाँ, वो घर जैसा लगता है। अरे वाह, ये अभिनव ने अपने न्योते का इंतजाम कर लिया मुंबई में रहते आते हुए। मेरा अच्छा मिर्ज़ापुर से आ जाओ, घर में स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक मिर्ज़ापुर से जुड़ा सवाल है कि मिर्ज़ापुर के सारे किरदार बहुत एपिक हैं, अच्छे लगते हैं, और आपका तो है ही। आपको पर्सनली कौन सा किरदार उसमें आपको छोड़ करके कौन सा सबसे दमदार अच्छा लगा और उसकी एक्टिंग ने आपको प्रभावित किया? रसिका दुग्गल का वीणा, क्योंकि वो बहुत घर में रहती है और आपको ऊपर ऊपर से दबी हुई महिला लगती है, और सीजन 2 ख़त्म होते होते पता चलता है सारा खेल तो वही खेल रही है। तो वीणा और मेरे सामने होती है तो कुछ और, तो मज़ा आता है। हमको मालूम है, मतलब बतौर एक्टर हम कहानी पढ़ चुके थे, सीन में मालूम है कि वीणा जो है खेल करने वाली है, और फिर भी हम अनभिज्ञ होकर उसको देख रहे हैं। हमें यही तो एक्टिंग का मज़ा है कि हमको मालूम है कि हमारा सामने वाला किरदार क्या बोलेगा, लेकिन जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हम पहली बार सुन रहे हैं। 4 रीडिंग रिहर्सल हम कर चुके होते हैं, तो या मैं परफॉर्म करता हूँ, लाइनें बोलता हूँ, तो लोग बोलते हैं यार ऐसा लगता है कि आप खुद ही लिख के बोल रहे हैं। मैं खुद नहीं लिखता हूँ, लाइनें कोई और लिखता है। वो काम ऐसा है कि लगे कि मैंने ही लिखी है, मेरी जैसे ही लगे। तो वीणा मुझे अच्छी लगती है। मुन्ना है इंटरेस्टिंग, लेकिन मुन्ना का एक डायमेंशन है, जो है वहीं दिखता है। वीणा जो है वो दिखती नहीं है। और उसी तरीके का कुछ कैरेक्टर गोलू का भी है। गोलू का वो दूसरे परिवार की है, मैं उधर ध्यान नहीं देता हूँ। सर, अभी आप पेड़ की बात कर रहे थे तो मुझे विनोद कुमार शुक्ल याद आ रहे थे। हाँ हाँ, मेरे प्रिय हैं वो। हाँ, तो मतलब, और आपको अभी बात करते हुए सुन रहा हूँ और आपके किरदारों को देखा तो एक चीज़ दिखती है, विनम्रता, पोलाइटनेस। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में ये जो पोलाइटनेस है आपकी, इसका कभी फ़ायदा उठाया किसी ने? कोई ऐसा इंसिडेंट या आपको कुछ ऐसा हो कि शुरुआत के दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि, क्योंकि आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे किरदारों में दिखते हैं वैसे यहाँ पर हैं। अब उस पोलाइटनेस का फ़ायदा ही, मतलब उसको क्या याद करना कि किसी ने फ़ायदा उठाया और आपको याद भी है, फिर कहाँ की विनम्रता। पोलाइटनेस वो जो कोई फ़ायदा उठा ले और आपको याद भी ना रहे और आप उसका जिक्र भी ना करें, छोड़ दें, तो जीवन है। कोई उठाया होगा, कोई बात नहीं है, अच्छा है। सर, एक मूवी थी आपकी, चार्ल्स करके आने वाली थी, मतलब आपको उसमें रोल आया, ऑफर हुआ था, बट आपने उसको डिनाई कर दिया था क्योंकि उसमें एक शायद रेप सीन था, ऐसा कुछ। आप उसमें असिस्टेंट थे क्या? नहीं सर मतलब पढ़ा था मैंने, हाँ जी, रिसर्च में। हाँ। तो मतलब वो रेप सीन की वजह से आपने उसको डिनाई किया, मतलब एक्टर के तौर पे। हाँ, तो हाँ, कई बार परिस्थितियाँ होती हैं जब तय करते हैं, तो मुझे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ हिंसा करने में किसी सीन में, मैं बहुत पहले मैंने एक आध फिल्म में किया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगा मेरी एक्टिंग बतौर एक्टर मेरी एक अपनी दायरा है, मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता हूँ। तो स्त्री और बच्चे के साथ अभद्रता हो तो मुझसे नहीं होता है, एक्टिंग में नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक मना कर देता हूँ। हाँ सर, एक्चुअली एक्टिंग के बहुत स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो ये सब एक्चुअली एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं। सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आज ही क्लास में हम इस बारे में जिक्र कर रहे थे, तो आप अगर इसमें थोड़ा सा अपना प्रस्ताव रखेंगे कि जैसे आर्ट को आर्टिस्ट से सेपरेट नहीं किया जा सकता, वैसे ही क्या एक्टर को कैरेक्टर से सेपरेट कर सकते हैं? अगर होती भी है सेपरेशन, तो हाउ मच सेपरेशन इज़ देयर? तो पंकज त्रिपाठी को बाकी कैरेक्टर्स में कितना देखा जा सकता है और कितना नहीं? वाह, बढ़िया है। ये अभी तो बिगिनिंग में ही लग रहे हैं मुझे ये सब छात्र। आप ही टीचर हैं इनके? जी सर। और सवाल से लगा मुझे न्यूटन में बोलता है ना, लगा मुझे। हाँ, नहीं, अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। बड़ा मुश्किल काम है वो कर पाना, और वो हम ही होते हैं। कई बार हम अपनी कद काठी, नाक की लंबाई में छोटा बड़ा नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं अपनी टोनलिटी को, आवाज़ की क्वालिटी को बदल सकता हूँ। तो और कई बार वो दर्शक पे भी निर्भर करता है कि वो कैसे देखता है उसको। संगीत की समझ नहीं है तो आपको नुसरत के सारे गाने एक लगेंगे, और समझ है तो अलग हैं। तो वो मुश्किल है दोनों को डिवाइड करना, कि हम ही होते हैं। मैं यदि कालीन भैया होता तो ऐसा होता, और मैं यदि आत्मा सिंह होता तो वैसा होता।
कभी ऐसा भी हुआ कि कोई आपने कैरेक्टर प्ले किया हो या पढ़ा हो उसका ड्राफ्ट और आपको लगा हो कि ये ट्रेड तो बड़ा अच्छा है, मैं इसको अपना लूं क्या लाइफ में? हाँ जी, इसके इस गुण को, किसी भी किरदार के। गुण नहीं, कुछ उनके विचार किरदारों के अच्छे लगते हैं। जैसे मैं अब वो इस पर डिटेल नहीं बताऊंगा इस वक्त। OMG जी फिल्म करते वक्त मैं बहुत बदला हूँ। अटल जी की फिल्म करते वक्त मैं बहुत बदला हूँ। अटल जी की फिल्म का ये असर है कि मैं मेरा अस्थाई भाव करुणा और वात्सल्य की तरफ हो गया है। तो OMG ने बहुत बदला मुझे, मेरे सोचने का तरीके को। पिता के तौर पे कितना बदला? काफ़ी कुछ बदला, बोला ना, वो संपूर्ण रूप से, पिता भी और व्यक्ति भी। तो अब मैं अब टीनेजर को देखने का मेरा नज़रिया थोड़ा अलग हो गया है। पहले मैं एक नज़र में अरे बेहुदा है वो, मान लेता था कि वो इडियट है। अब मुझे लगता नहीं यार, थोड़ा सा मूल्यांकन करो, रुको। तो बदलते तो हैं उनके किरदारों के विचार। हम किरदारों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन किरदार भी कभी कभी हमें बहुत कुछ दे के जाते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे? इन्हीं लाइंस पे था सर, क्या कि वो किरदार हमें कुछ दे जाता है कि हम अपनी कोई अलग साइड उन किरदारों के थ्रू एक्सप्लोर कर पाते। यस, हम अपनी खुशियाँ किरदारों को देते हैं और उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनकी वेदना स्वयं ले लेते हैं। इसलिए हम बेहतर आदमी बनते हैं। अगर अभिनेता हैं तो आपको काम करते करते धीरे धीरे आपका लक्ष्य है बेहतर इंसान की तरफ जाना, क्योंकि अब हम अपनी पीड़ा और दुख के साथ साथ हम 15 काल्पनिक किरदारों के पीड़ा दुख को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। तो हम बेहतर आदमी तो बनेंगे ही। हम बाकी लोग अपने जीवन की मुश्किलात को जानते होंगे, हम तो मैं अपने साथ साथ कालीन भैया के और गुंजन सक्सेना के पापा के और कांति स्वरण मुदगल के भी चुनौतियों को जान लिया हूँ और जी लिया हूँ और परफॉर्म कर लिया हूँ। तो एक्सपीरियंस तो मेरे पास ज़्यादा हो गया जो बेहतर आदमी बनाएगा। आपने जिक्र किया तो हमें ध्यान आ गया, आपका पहला बतौर एक्टर चेक रन के लिए उस पर श्रीदेवी के दस्तखत थे। हाँ जी जी। और फिर आप बता रहे थे कि जानवी जब गुंजन सक्सेना के रोल के लिए तैयारी कर रही थी तो वो आपके घर आ जाती थी। हाँ, मेरे घर आती थी। तो आती थी, अच्छी है, मेहनती लड़की है, बहुत मानती है मुझे, आते रहती है। ये बहुत नॉर्म है या वो कि ऐसे घर आ गए तैयारी करने लगे रोल की? नहीं, उसके ये नॉर्मल नहीं था उस वक्त कि एक एक्टर दूसरे एक्टर के घर जाके, हम रीडिंग में दफ्तर में ऑफिस में मिल लेते हैं, लेकिन उसने एफर्ट लगाया। डायरेक्टर ने बोला सर वो आना चाहती है। मैं बोला अरे तो तुम आप पैरवी क्यों कर रहे हो, भेजो, आना चाहती है तो उसका, चूँकि मैं एक्टर हूँ ना, तो मैं कभी भी अपने को एक्टर को या अपकमिंग एक्टर्स को मैं बहुत तवज्जो दूंगा। इनको मैं चाहूँगा कि ये जीवन में तरक्की करें और आर्ट को बेहतर तरीके से सीखें। तो मैं तो तैयार हूँ। मैं कई बार मेरे साथ बिल्कुल नए एक्टर आते हैं और सीन ख़त्म होने के बाद मुझे बोलते हैं सर मैं बहुत नर्वस था। बोला क्यों? बोला आज पहली बार मैं कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहा था और वो भी आप थे। मैं बोला मुझे तो नहीं लगा कि तुम पहली बार कर रहे थे। बोला वो आपने इतना सहज कर दिया था। मैं बोला मैंने सहज किया भी नहीं था। तो मेरे लिए तो सामने वाला एक्टर कितना अनुभवी है, कितना नया है, वो जीव है पहले, और मुझे उस जीव का आदर करना है और कदर करना है, सम्मान करना है। एक्टर वैक्टर तो सब सेकेंडरी है। तो इसलिए तो वो आती थी और करती थी, मेहनती है। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है। हाँ कुलदीप। कैरेक्टर्स को लेखक गढ़ते हैं, निर्देशक उसको दर्शाते हैं, आप जरिया हैं उसको कैमरा पे लाने का। मेरा सवाल आपका जो इम्प्रोवाइजेशन के कुछ एक्सपीरियंसेस को लेके था, क्योंकि आपने आत्मा सिंह का जिक्र किया कि थोड़ा सिनिकल, थोड़ा एरोगेंट बनाया था और आपने ये तय किया कि इसको नहीं होने की ज़रूरत है क्योंकि छोटा सा वक्फा है जिसमें साथ में सुल्तान कुरैशी से लेके तमाम जो किरदार हैं, कुछ उनमें जो भी याद आता हो आपको कि इम्प्रोवाइजेशन जो आपने ऐड किया, जो आपकी अपब्रिंगिंग से आपको मिला था, आपकी कंडीशनिंग से आपको मिला था और आपको लगा था कि ये इस किरदार में होना चाहिए और ये काट के निकाल देना चाहिए। नहीं, इम्प्रोवाइजेशन एक बहुत एक्टिंग का पार्ट ऑफ हिस्सा है उसका, और वो तभी तय होता है जब अभिनेता अनुभवी हो। नहीं तो इम्प्रोवाइजेशन में और नॉनसेंस में बहुत धागे भर का अंतर है। वो कब इम्प्रोवाइजेशन नॉनसेंस और बकवास होने लगे तो, और उसमें वो क्रेडिट मैं कई बार कहीं किसी ने बता दी कई फिल्मों का और खबरें में आ गई तो मैं बोल देता हूँ। मुझे लगता है कि उसके लिए विशेष रूप से कि मैंने उस फिल्म में ये किया था, उसमें वो किया था, कहने की भी ज़रूरत नहीं है। वो पार्ट ऑफ द हिस्सा है, वही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है, और बतौर एक्टर हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं।
वो फर्स्ट हैंड अनुभव हमारा है किसी किरदार को बनाते हुए करते हुए। क्राफ्टमैन भी हैं तो छेना फाड़ा रगड़ा रसगुल्ला बना रहे हैं, उसके बारे में बात करने में हमें लगता है कि वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। क्या बात करना अलग से कि ये मैंने किया वो मैंने किया, सवाल आ जाते हैं तो करना पड़ता है, वरना मुझे लगता है नहीं उसका अलग से जिक्र ना हो। वो अभिनेता दिखता है अलग बात है। इन जितने फिल्मों का जिक्र किया हमने उनमें यहाँ जितने लोग खड़े हैं इस कमरे में लगभग इससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा क्रू मेंबर होती है जो सब मिल के फिल्म बनाते हैं। एक लाइटमैन का भी उतना ही योगदान है। तो अब अभिनेता हम दिखते हैं, हम इंटरव्यू देते हैं, बातें करते हैं तो हम लोग चर्चा में रहते हैं थोड़ा। कुछ एक ऐसी फिल्में हैं जिनका जिक्र आता है, आपको लगता है कि यार ये बड़ी अच्छी फिल्में बन पड़ी पर उतनी बात नहीं हुई उन पे रिलीज़ की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ऐसे कुछ आपको लगते हैं? नहीं, आजकल तो हो जाती हैं, OTT पे जब आती हैं तो लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो आजकल अच्छी कहानियों को के बारे में वो लोग ढूंढ लेते हैं, भले OTT पे आने के बाद ढूंढें, सिनेमा घरों तक न जाएं, लेकिन लोग खोज लेते हैं, जान लेते हैं। कंटेंट अच्छा है तो इवेंचुअली वो हाँ, वो लोग देख लेंगे। और अभी मतलब यूरोप में मुझे कम से कम 50 लोग स्ट्रीट में चलते मिल गए OMG देखे थे। कहाँ गए थे आप घूमने? हम थे सेंट्रल यूरोप में कहीं पे। अच्छा। तो 50-100 लोग मिल गए और सबने देखी है OMG, जो भारतीय, पाकिस्तानी या ये एशियाई मूल के लोग थे, जो हिंदुस्तानी ज़बान समझते हैं। एक मुझे गोरी महिला भी मिली, उसने भी देखी थी। मैं शॉक्ड हो गया कि अच्छा जी आप क्या कह रही थी? हाँ, कि वो कुछ करती हैं, भारत आते जाते रहती हैं, उनके कोई संबंधित व्यक्ति हैं, तो प्रशंसा कर रही थी कि बहुत अच्छा था। मैं बोला धन्यवाद। सर एक सवाल है, अगर उसका जवाब देंगे तो फिर सुझाव होगा। मुझे तो लगता है आप गाना गाओगे, इतने प्रेम से बोल रहे हो कि सर एक तो गाने से ही जुड़ा है एक्चुअली। कुछ वीडियोस मैंने देखे सोशल मीडिया पे, आपके घर में ना मतलब महफिल जमती है। दीपक ठाकुर को देखा, फिर इश्तियाक जी को देखा, फिर सलमान अली रिसेंट देखा, और क्या कमाल गाते हैं, और मतलब ऐसे चेहरे जिनको हम बहुत ही एडमायर करते हैं। पॉपकॉर्न भी आए थे थोड़े दिन पहले। अच्छा, वो वीडियो अभी तक नहीं आया, तो आप भी जाइए इंस्टाग्राम पे खोजिए। तो वो महफिल जो जमती है आपके यहाँ, तो उसका उद्देश्य क्या है? और सुझाव साथ ही पूछ लेता हूँ, मतलब दे देता हूँ कि उसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से वीडियो बना के डाला जाए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो और मजा आएगा। क्या है ना उन अरे मजा खराब हो जाएगा यार फिर उस बैठक उन सब में देखिए उसका उद्देश्य कुछ नहीं है। एक दोस्त यारों की बैठक ही होती है, गाना गाते हैं, अच्छा लगता है, संगीत किसको अच्छा नहीं लगता है। तो बिना जैसे वो उस बार वो गणपति विसर्जन के दिन हमारे घर की एक परंपरा है, विसर्जन की रात विसर्जन होने के बाद बड़ा पाव बनेगा और गाना होगा, संगीत होगा, बड़ा पाव छोले और संगीत। तो ये दीपक सलमान भाई और उद्धव ओझा जी थे अभी, ये गणपति विसर्जन के दिन का था, 7वें दिन का। और तो हम वही कब मिलते हैं, गाना वाना बजाना, मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं घर पे, तो और वो मैं नहीं डालता हूँ। अब आजकल ये है ना कि हम जीवन कितना जीते हैं उस जीवन का रिकॉर्डिंग बहुत करते हैं, तो हर कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है और करके डाल देते हैं। मुझे लगता है जीवन जीना है क्या सोशल मीडिया पे बताना। उसके बहाने सर हम लोग अनइनवाइटेड गेस्ट भी सुन लेते हैं, उसमें महफिल का हिस्सा। ठीक है, आगे से प्रयास करूंगा मैं ही बना के डाल दूं, और क्वालिटी भी ध्यान रखूंगा, अच्छे फ़ोन से बनाऊं। बिल्कुल सर, शुक्रिया। सर मैंने सुना है कि आप पहले गीता कॉलोनी भी रहे हैं कुछ टाइम दिल्ली में जब थे। हाँ रहा हूँ मैं। आप गीता कॉलोनी से हो? हाँ, तो वहाँ पे लिट्टी चोखा तो मिलता नहीं, अभी भी नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिलता था। तो खाने से ही रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ कि लिट्टी चोखा के अलावा आपको वहाँ पे कुछ पसंद हो जो अभी आप खाना चाहें या कुछ ऐसा? तो लिट्टी चोखा के अलावा नहीं, उसके अलावा कुछ और खाना जो जैसे छोले भटूरे या कुछ गीता कॉलोनी का अगर आपको नहीं, सब हमको दिल्ली का भोजन सर्दियों में बहुत पसंद है। तो बंगाली मार्केट हम अभी भी आते हैं। मैं 10 दिन पहले आया था और बंगाली में जाके चुपचाप खाना खा के हम पति पत्नी निकल गए, 2-3 घंटे के लिए थे। तो मैं सर्दियों में आता हूँ तो मुझे दिल्ली का भोजन बहुत पसंद है। खड़े हो और एक सवाल पूछो। पूछ लो यार, हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। आसान भाषा में बस भूमिका बना लीजिए, फिर आसान भाषा में। भूमिका बनाओगे? अक्सर निसंग चीज़ों का आपस में कोई सामंजस्य नहीं होता है। मसलन आपकी दोनों आँखों से गिरे हुए आंसू की बूंद जिनके बीच में नाक की दीवार है, जो कभी नहीं मिल पाएगी,
क्योंकि आंखों से आंसू टपका है। साहित्य की ऐसी कौन सी पंक्तियां, चाहे वो निर्मल से, विनोद कुमार शुक्ल से, प्रवीण जी जो आपको बहुत पसंद है, लाल कलकत्ते वाली कहानी है, उन सब से गुजरते हुए ऐसा क्या आपको साहित्य में लगा जो अचानक इम्प्रोवाइजेशन के दौर में आपके भीतर पेवस्त हो गया था? साहित्य में ऐसा, साहित्य की ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसी कौन सी कहानियां थी, ऐसी कौन सी कविताएं थी जो एक्टिंग में आपके संग अचानक चली आई? क्या आपको लगा ये एक्टिंग के स्कूल से नहीं आया लेकिन ये साहित्य से आया? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा भी कि मैंने पढ़ के एक्टिंग हाँ, सीखी। वो डिफाइन करना मुश्किल है कि वो परफॉर्म करते हुए ना साहित्य का पर है, बहुत देन है, लेकिन वो उसको रेखांकित करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज़ वहाँ से आती है, पर आती तो है वो। हाँ, वो मुझे नहीं मालूम क्या आती है और कैसे आती है, किस रूप में आती है, पर आती तो है। मैं पढ़ता हूँ ये, और यही कारण है कि बाकी मैं पानी उठाने में भी ना, अगर ये शॉट है पानी उठाने का, तो मैं इसमें 4 संभावना देख लेता हूँ, पानी उठाने के 4 तरीके। अगर दरवाज़ा खोलना है और किसी किरदार को बोलना है एक लाइन, तो उसमें मुझे 3-4 संभावनाएं दिख जाती है। ये हो सकता है शायद साहित्य से आती हैं, कि कहने का तरीका कई हो सकता है, आप कैसे कहते हैं उसी पे निर्भर करता है। जितना बढ़िया सौरभ ने बोला आगे, मैं तो ये सब फीका है पूरी बिगनिंग, ये लास्ट की 1.5 घंटे की बातचीत। नहीं यार, वो बहुत, मतलब मैं बोला, आप सीरियसली, आपका एक बहुत बढ़िया कैरियर उधर प्रतीक्षारत है। खैर, थैंक यू। हाँ, क्या कह रहे हैं अभिनव जी? मड आइलैंड की एक फेरी आपका भी इंतजार। मड आइलैंड में तो पंकज भैया का घर है, तो हमें वहां से अलग से फेरी की जरूरत नहीं है। एक, चूंकि हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, हाँ, तो 5 सवाल वहां के लेंगे। हाँ, ले लीजिए फिर खत्म करो। सिद्धार्थ यादव का सवाल है, आपका फैन हूं लेकिन एक चीज खटक रही है, एक्टिंग में एक ही तरह की चीजें रिपीट हो रही हैं, प्रिडिक्टेबल हो गया है, यही हाल आपकी कॉमेडी का भी हो रहा है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? हाँ जी सिद्धार्थ, बिल्कुल नया देखने को मिलेगा। इसी इंटरव्यू में हमने कई सारी फिल्मों का जिक्र किया, उन्हें देखिए। और रिपीटेटिव होने का एक कारण वो भी बताया मैं इसमें, कि हम 2, 3, 4 इतने कर रहे हैं कि वही टास्क है, उन्हीं को रिपीट करना। तो स्वागत है आपकी आलोचना का। आर्य पूछ रहे हैं कि हाल में पंकज सर ने भविष्य की फिल्मों या सीरीज में गालियों का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया, ऐसा क्यों? क्या स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तब भी गाली नहीं देंगे? स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो मैं कुछ रचनात्मक तरीका ढूंढूंगा, क्योंकि मैं रियलिज्म के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या है, जैसा समाज है वैसा जस का तस हमको पर्दे पे रख देना है, कि हमारा समाज ऐसा है तो हम वैसे का वैसा रख देंगे, फिर उसमें आर्टिस्टिक वैल्यू कहाँ ऐड हुआ। तो मुझे लगा कि उसका कुछ क्रिएटिव तरीका निकालूंगा कि वो भाव पहुँच जाए और मुझे गालियों का प्रयोग ना करना पड़े। सुबह शर्मा का सवाल है कि वो पूछ रही हैं कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है पर आप बहुत उम्र दराज लोगों के किरदार करते हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि बड़े रोल क्यों मिल रहे हैं, बाऊजी का रोल, गॉडफादर नुमा रोल? मुझे नहीं, मैं तो जो मिला वो करते गया था, मैंने प्लानिंग किया नहीं था कि कम एज का किरदार करूँगा, पर अभी कर रहा हूँ। अब डीएजिंग के चक्कर में लगा हुआ हूँ। तो डीएजिंग, यस। तो अभी टोनी दा की फिल्म में है, अच्छा इंटरेस्टिंग है लुक, और भी करने वाला हूँ। अब आप अटल जी कर रहे हैं तो उसमें तो 20 साल से लेके और 85, 86 तक, जब भी 99, मतलब 90 के आसपास तक। You almost leaked the हाँ, नहीं। प्रियांक का सवाल है कि क्या आपने मिर्जापुर करने से पहले गॉडफादर देखी थी? नहीं देखी थी। नवीन का सवाल है, नवीन यादव का, बिहार रंगमंच और बिहार फिल्म उद्योग का एक अच्छा स्तर हो, इसके लिए पंकज त्रिपाठी की क्या सोच है और क्या कुछ प्लानिंग भी है? बिहार में रंगमंच और सिनेमा के लिए जी अच्छा हो, यस, सोच भी है, चाहत भी है। और मैं जितना मुंबईकर हूँ उतना ही बिहारी भी हूँ, तो प्रयासरत हूँ। होपफुली 6-8 महीने में कुछ सुनने को मिले आप तक खबर। प्रयासरत हूँ, तो इसलिए वादा करना, अभी कुछ डिटेल बताना मुश्किल है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है। हाँ।
पंकज त्रिपाठी के घर में 2 पत्नियां रहती हैं। हाँ। जरा इस वाक्य की विस्तार से व्याख्या कर दीजिए प्रभु। 2 पत्नियां रहती हैं, मतलब एक मेरी पत्नी और मैं बोला था वो एक उनकी पत्नी मैं। तो हाँ, मतलब क्योंकि खाली मेरा ही नहीं चलता है मेरे घर में कि नहीं ऐसा होगा। मैं बड़ा लोकतांत्रिक माहौल बनाया हुआ हूँ अपने घर में। तो कई बार मुझे लगता है मेरी असहमति है और मेरी पत्नी को इच्छा है, बोलता करो भाई कोई बात नहीं है, पर ये बोल तुम, तो वो एक लोकतांत्रिक माहौल है, इसी लिए शायद ये बात कहा होऊंगा। ऊपर से भावनाओं में बहने वाला मैं हूँ। आपके इंटरव्यू की शुरुआत में मुझे लग रहा था मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाबूजी का आपने चैप्टर छेड़ दिया, और मैं इसलिए भी उस समय मैं रुक रहा था कि बाबूजी को लेके मेरी संवेदनाओं का उद्गार अभी तक हुआ नहीं है मेरे भीतर से, तो मैं रुक जाता हूँ। पता है कि मृत्यु लोक है, यहाँ कोई रहने नहीं आया है, सबको जाना है। पत्नी से यहाँ क्यों आ गया मैं, कैसे आ गया? सहज प्रवाह में आ गए कह लीजिए। बाबूजी की बात कर रहे थे आप। हाँ, पत्नी, लोकतांत्रिक बात हो रही थी कुछ जी, कि आपकी सहमति रहती है, आपकी असहमति रहती है घर में। हाँ, तो मैं बोला बिगनिंग में, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई कि नहीं भाई, हर किसी को स्वतंत्रता पूर्णतः होनी चाहिए, आंशिक नहीं होनी चाहिए, पूर्णतः होनी चाहिए हर किसी को। लेकिन एक और शब्द है उसमें, स्वाधीनता। नाखून क्यों बढ़ते में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेख में बताते हैं बहुत बढ़िया से कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता का भी सेंस हमें रहना चाहिए, कि हमने कुछ नियम बनाए हैं उसके अधीन हमें रहना है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करेंगे, अपने स्वत्व के अधीन रहना है और उसका निर्धारण उसका निर्धारण करना है। बिल्कुल, कि बहुत बढ़िया वो निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सारे ही वो भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, अशोक के वृक्ष, बहुत, तो यही है शायद। आप भी साहित्य के ज्ञानी व्यक्ति लगते हैं। ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं समझ गया था। साहित्य के भी ज्ञानी हैं। हाँ, अच्छा, अन्य विषयों में भी आपकी पकड़ है जी। ये हाँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 प्रसंग हैं, चारों में अच्छा दखल रखते गुरु हैं। का पद हासिल है हमारे न्यूज रूम में। क्या बात है। तो ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट वी हैव इन अवर न्यूज रूम। वाह। और ये हमारे लिटरेचर के एडिटर हैं, दीपक नाम है इनका। हाँ, जैसे आंसू की चर्चा की मैं समझ गया था। वाह। शब्द संपदा के भी धनी हैं। शुभकामनाएं। ब्रिज के हैं तो नटखट भी हैं। हाँ। अब और तारीफ करूंगा तो इनकी भी नाक के इधर उधर से आंसू गिरने लगेंगे। नहीं, थैंक यू। मुझे 1 साल से आना था इधर और समय नहीं मिल पा रहा था। इनफैक्ट 2019 के बाद मैं दिल्ली में पहला इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं कोविड के बाद से आज तक दिल्ली में कुछ बातचीत हुई ही नहीं है, और ये बार बार टल रहा था कि अरे 2 महीने बाद आता हूँ। उस फिल्म में ना हम OMG में आए, ना मैं फुकरे में आए, प्रमोशन में आए ही नहीं, और कोविड में तो ऐसे ही तालाबंदी थी। हम लोगों का भी स्वार्थ यही था पंकज भैया कि जब आए तो किसी एक फिल्म हाँ, आज कुछ और फिल्मों पर कम ही बात हो, जीवन पर, और कि कहीं से कहीं चले जाने पे ज़्यादा बात हो। हाँ, बहुत जा चुके हैं हम लोग, समय भी हो गया है। अब मुझे आपके चेहरे पर थोड़ा सा डर भी नजर आ रहा है। नहीं, डर नहीं है, क्योंकि मुझे जल्दी, आजकल मैंने कितने बजे तक की मोहलत लेके आए थे? मोहलत लेके नहीं आए थे, मैंने तय किया है जल्दी खाने का रात को। क्योंकि मैं ये अनुभव करके देखा हूँ कि जल्दी रात को भोजन कर लो ना आप, दर्शक भी, तो जीवन बड़ा ऊर्जा के स्तर में बड़ा फर्क रहता है। तो मैं इसलिए वो देख रहा हूँ समय कि मेरा टाइम हो रहा है, सूर्यास्त तक भोजन, तो जल्दी जाके कि हाँ भाई 7 साढ़े 7 के पहले खा लो जो खाना है। तो अगले दिन सुबह जल्दी उठते हैं, अगला दिन पूरा सही रहता है। तो पिछले 15-20 दिन, 1 महीने से मेरा ये खाने का लंच टाइम और डिनर टाइम को बड़ा सही चल रहा है। तो मैं जल्दी जाऊंगा, खाऊंगा, फिर मिलने जाऊंगा फिर, और हम भी फिर मुलाकात करते रहेंगे। सरल इमला का, बिना किसी मात्रा का, 3 अक्षरों का एक शब्द भर नहीं है। ये अनुभूति है
अक्सर हमें लगता है अतर का ढक्कन हटेगा और तेज़ गंध हवा में पसर जाएगी, पर इसके उपक्रम में, इस खोज में, इस जतन में हम कई बार फूलों, पत्तियों, इंसानों से गुजरते हुए उनकी नैसर्गिक गंध को अनुभूत करना भूल जाते हैं। ये पूरी बातचीत अगर कुछ है तो सबसे ज़्यादा सरल है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे सारे दर्शक बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बोलते बोलते भटकना चुना। आप अपने संशय से ग्रस्त रहे, जो मॉडेस्टी का हिस्सा भी है कि क्या कह रहा था, लेकिन जितनी दफ़ा आपका खैर आया उतनी दफ़ा हमने खैर मनाई कि आपसे खूब बातचीत हुई, आत्मीय बातचीत हुई। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने बातचीत के दौरान कहा था, कुछ लोगों की सफलता हमें बहुत ज़्यादा अपनी सफलता लगती है। आपका सफल होना बेलसंड का, गोपालगंज का, बिहार का, इंडो गैंजेटिक प्लेन का और उन सब लोगों का सफल होना है जिन्होंने चलते रहना चुना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रेम।